अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ इमरान खबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मुसलसल ख़राब कारकर्दगी ने एक बार फिर से टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन और खिलाड़ियों की तैयारी पर सवालात उठा दिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा कि पूरी ही सीरीज़ बहुत ही ख़राब रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भी पाकिस्तान को न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि सुस्त ओवर रेट पर टीम पर जुर्माना भी आयद किया गया, जो कि डिसिप्लिन के मसाइल को मजीद नुमायां भी करता है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के इस्तीफे की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर से तब्दीली की लहर आ सकती है, जिसके असरात न सिर्फ कौमी टीम बल्कि पूरे ढांचे पर पड़ सकते हैं। क्योंकि हर बार हमने देखा कि जब भी चेयरमैन पीसीबी तब्दील होते हैं फिर पूरी टीम को तब्दील किया जाता है और उसके बाद जो प्रेशर है वो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर देखने में आता है। दूसरी जानिब जहां पाकिस्तान सुपर लीग का नया सीज़न 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, लीग फ्रेंचाइजेज और मुंतजमीन भी इस वक्त टीम की मौजूदा सूरत हाल पर फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं और तवक्को यही की जा रही है कि PSL एक मौका होगा जहां नौजवान खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी से एक नई उम्मीद भी जगा सकते हैं। और कोशिश तो यही होगी कि ये तमाम नौजवान खिलाड़ी नेशनल टीम का हिस्सा भी बने और पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म भी कर सकें। ताहम अगर कौमी टीम की ख़राब फॉर्म का असर इस लीग पर भी पड़ता है तो फिर सवाल ये उठेगा कि हमारे क्रिकेट का जो बुनियादी ढांचा है वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं तैमूर अली खान, जो खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। तैमूर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं टीम की मुसलसल ख़राब कारकर्दगी? बुनियादी वजूहत आपको इस वक्त क्या लग रही हैं? कोचिंग गलत लग रही है, कहीं सिलेक्शन कमेटी से कुछ गलतियाँ हो रही हैं, या फिर अगर खिलाड़ियों के हवाले से हम बात की जाए तो खिलाड़ियों की जो खुद की तैयारी है वो आपको बेहतर नहीं लग रही? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जिस तरीके से इतना इनकंसिस्टेंट है, अगर हम देखें कि ओवर द इयर्स जिस तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बदले जाते हैं, ऐसा लगता है कि म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है। तो वही चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो रहा होता है वही रिफ्लेक्शन होता है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड दैट हैज़ बीन द रीज़न, आई थिंक। आप मिसबाउल हक के टाइम से देखें कि उनको लेके आया गया क्रिकेट कमेटी के अंदर, और इन सब प्लेयर्स की जो इवेंचुअल जो एक नज़र या एक गोल होता है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कंट्रोल करने का होता है। आप मिसबा से ये चीज़ शुरू होती है, फिर हफीज़ पे आती है, वहाब रियाज पे आती है, और फिर सेम थिंग ऑन आकिब जावेद जो कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर आए और वहाँ से उठ के उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कंट्रोल किया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें नज़र आते हैं। यही कोचेस फिर आपको फ्रेंचाइज के अंदर किसी ना किसी PSL के अंदर किसी ना किसी फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएटेड नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें जब तक हम इनको बड़ा क्लियर नहीं करेंगे और पाकिस्तान टीम को एक प्रोफेशनल सेटअप, हमें बहुत अरसे बाद नज़र आया कि गैरी कर्स्टन जैसा कोच पाकिस्तान आने को राज़ी हुआ और पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट हुआ, लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, इनकंसिस्टेंसी पॉलिसीज के अंदर, सिलेक्शन के अंदर, वो देख के मतलब ये लोग भी फिर पाकिस्तान में नहीं रुकते हैं। दैट क्रिएट्स सच अ बैड इमेज एंड अ बैड नेम फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो ये सारी चीजें अगर आप देखें, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो वो फिर कैसे कंसिस्टेंट हो सकती है? अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरह से सुस्त ओवर रेट के बार बार जुर्माने टीम की प्रोफेशनलिज्म पर आपको क्या लग रहा है, ये किस किस्म के सवालात खड़े कर रहे हैं? और ये एक बार नहीं, ये सीरीज में 2 बार हो गया। देखिए, ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच हैं, जब पाकिस्तान टीम का जो बॉलिंग स्टाफ है, इसमें PCB से ज़्यादा जो मैनेजमेंट है जो उस वक्त टूर के ऊपर है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट। अगर आज के मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है, जहाँ पे रूल्स आर वेरी क्लियर, अगर प्लेयर्स को फिर भी नहीं पता कि ये सब कुछ करना है, देन फिर हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल भी मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ नहीं है। वी आर फार अवे। ये तो आजकल के दौर के अंदर इज वेरी अनहर्ड ऑफ कि किसी टीम के ऊपर ओवर रेट के ऊपर जो है वो फाइन हो रहा है। बट सैडली दिस इज द सिचुएशन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड इट्स वेरी कंसर्निंग एंड अलार्मिंग, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट, वी आर जस्ट अ वन स्पोर्ट कंट्री नाउ। क्रिकेट के साथ लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हैं। वी वेरी पैशनेट कंट्री अबाउट क्रिकेट। हम अपने नेबर्स को देख लें, वहां पे जिस तरीके से क्रिकेट ऑर्गेनाइज की जा रही है, व्हाई कांट वी डू दैट? नया चेयरमैन आता है, वो नया पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। हमारे मुल्क के अंदर पिछले 15 साल में 15 दफा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी। फिर आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक थ्रू पाथवे
टैलेंट आएगा जो कि पाकिस्तान टीम को सर्व करेगा। अनफॉर्चुनेटली वो हीरोज नहीं है हमारे पास जिनको देख के नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इंस्पायर हो सके। अगर आप 80s और 90s की क्रिकेट देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास हीरोज थे एंड यू नो वो एक नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। आज के हीरो अगले 10 साल के आपको क्रिकेटर्स को इंस्पायर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स नहीं है इस वक्त जो नई जनरेशन को इंस्पायर कर सकें। ठीक है तैमूर, और अभी जो सीनियर प्लेयर्स टीम में मौजूद हैं उनको लेकर आप क्या कमेंट करेंगे, जिनमें बाबर शामिल हैं, रिजवान भी हैं, अगर हम शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करें, 3-4 बड़े नाम हैं जो हमारे पास टीम में मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त पास में परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन जब से एशिया कप हुआ, एशिया कप के बाद से जो हमारी हार का सिलसिला शुरू हुआ वो अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हम देख रहे हैं कि टीम में भी कहीं ना कहीं डिवीज़न के इशूज़ भी आए, कैप्टनसी को लेकर बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हुए, और जो हमारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अब ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल, आपने सीनियर प्लेयर्स का जिक्र किया यहाँ पे। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन कि 23, 24, 25 साल की उम्र में हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स बन जाते हैं रादर देन सीनियर प्लेयर्स। यू नो अगर आप करियर्स इनके उठा के देखें, शाहीन इज मे बी 24, 25, जस्ट सीम लाइक कि इज कमिंग टू द एंड ऑफ हिज करियर। वो पेस उनके पास नहीं है अब। इसी तरीके से आप जो बाकी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं टीम के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस वक्त हमारे पास कौन सीनियर प्लेयर है। आप हमारे पास शादाब को हम लेके आते हैं, वाइस कैप्टन बनाते हैं आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड, नो परफॉर्मेंसेस इन डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड सडनली उनकी फिर वही परफॉर्मेंस सामने आती है। जब तक हम 4 डे क्रिकेट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसके ऊपर सिलेक्शन के प्रोसेस को उसके ऊपर बेस नहीं करेंगे, इस तरीके की परफॉर्मेंसेस टीम की आती रहेंगी। PSL इज राउंड द कॉर्नर, इन कपल ऑफ डेज टाइम PSL स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने PSL को बेस बना के ही पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट करना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है तैमूर, माइंडसेट की अगर हम बात करें तो प्लेयर्स के माइंडसेट को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमारे पुराने प्लेयर्स हैं जो किसी न किसी रिलेशन की वजह से या कुछ और वजूहात की वजह से उन प्लेयर्स को बैकअप करते हुए भी दिखाई देते हैं। मैं नाम यहाँ किसी का स्पेसिफिकली नहीं लूँगा, लेकिन नफसियाती तौर पर आपने टीम के साथ भी काम किया, आपने किस तरह से देखा जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है हमारे टीम प्लेयर्स में? देखिए, मैंने काम किया पाकिस्तान टीम के साथ अप्रैल 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। आई एम द ओनली स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एट दैट टाइम जिसने पाकिस्तान के साथ टूर के ऊपर काम किया लीडिंग अप टू द 2019 वर्ल्ड कप। उस वक्त हमने देखा कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई थी। एक टीम, एक बड़ी सेटल्ड टीम थी। कपल ऑफ सीनियर प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर, मैं सीनियर से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर का नाम यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे। जिस तरह हफीज और शोएब मलिक थे, they were almost you know in the twilight of their career, their careers were coming to an end with the Pakistan cricket team, और वहाँ पे एक नई टीम उभरी थी अंडर सरफराज। मिकी आर्थर was you know taking the team under his wing, और एक अच्छा एक माहौल था वहाँ पे प्लेयर्स के साथ। उन्होंने साइकोलॉजी, उन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ को एक इम्पोर्टेंस दी which मिकी आर्थर has always done। तो वो काम किया, और आपने देखा कि 2019 के वर्ल्ड कप में हम हारने के बाद किस तरीके से हमने बाउंस बैक किया। टीम उस वक्त बाउंस बैक करती थी। आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ को रियलाइज नहीं किया जाता कि अपार्ट फ्रॉम फिजिकल साइड और द स्किल साइड, हाउ इम्पोर्टेंट इज द मेंटल साइड ऑफ द गेम। सो you know इनको this is something a modern day cricket के अंदर, ये किसी भी स्पोर्ट के अंदर मेंटल साइड ऑफ द गेम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है तैमूर, जिस तरह से अभी पहले भी हमने चेयरमैन पीसीबी वाले मामले को डिस्कस किया, अभी भी इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि अगर मोहसिन नकवी वाकई में इस्तीफा दे देते हैं तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर या टीम पर फिर आप क्या देख रहे हैं, किस तरह के असरात मुरतब होंगे? देखिए, टीम ऑब्वियसली जब तक टीम एक सेटल आपको क्रिकेट बोर्ड नहीं मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड नहीं मिलेगा जो राइट डिसीजंस ले, जो प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करे, उस वक्त तक आपकी टीम की परफॉर्मेंस, जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्रिकेट बोर्ड में अगर इंस्टेबिलिटी है, वही इंस्टेबिलिटी आपको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर नजर आएगी। वो एक रिफ्लेक्शन होती है। दे रन साइड बाय साइड, सो अनटिल अनलेस क्रिकेट बोर्ड स्टेबल, देखें जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहेगा चेयरमैन की पोजीशन को हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के अंदर, जो अनफॉर्चुनेटली नजम सेठी साहब के दौर से शुरू हुआ और अब तक चलता आ रहा है, एंड गॉड नोज हाउ लॉन्ग यही सिलसिला अब चलेगा, तो यू नो फिर हमारी क्रिकेट की भी हॉकी वाली हालत मेरा ऐसा लग रहा है कि होने को आई है।
ठीक है, अगर आने वाले इवेंट्स के हवाले से बात की जाए, एशिया कप, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट्स हैं, उसके तनाजुर में तो इसका मतलब फिर 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले ही हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जो हमारे साथ हाल चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ, जो वनडे वर्ल्ड कप में हुआ और उससे पहले एशिया कप में हुआ। हमारी कोई प्लानिंग नहीं नजर आई। हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, हम होस्ट थे चैंपियंस ट्रॉफी के जी। और अगर आप देखेंगे उससे पिछली 2 वनडे सीरीज जो हमने खेली वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में खेली। सो आई मीन एशियन कंडीशंस के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हम उस टाइम पे टूर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जो कि हमारी कंडीशन से कंप्लीटली एलियन कंडीशंस हैं। कोई प्लानिंग नहीं है बोर्ड के अंदर। जो भी इसकी स्केड्यूलिंग करते हैं, जो भी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है जिनका ये काम है कि इसकी स्केड्यूलिंग को देखें, आई थिंक दे नीड टू रिजाइन। यू नो, ये कब तक इस तरह के अनप्रोफेशनल लोग क्रिकेट को चलाते रहेंगे सैडली। और फिर PSL इज अराउंड द कॉर्नर। यही प्लेयर्स जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क होते हैं, ये PSL में आके परफॉर्मेंसेस देते हैं, फिर अपनी सिलेक्शन कराते हैं टीम के अंदर। हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हम एक PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर वर्ल्ड कप और एशिया कप के अंदर जाएंगे देन डोंट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, क्योंकि बाकी टीमें जो होती हैं वो 2-2, 3-3 साल से इस इवेंट्स की प्लानिंग कर रही होती हैं और वहां से ला के वो फिर एक सेटल्ड स्क्वाड के साथ इन इवेंट्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से लूप होल्स आप इस वक्त हमें बताते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरह से फिर इन तमाम चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? अगर टीम को जो भी मैनेज कर रहा है और उनको ये नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी एशियन कंडीशन में हो रही है और हम कुछ एलियन कंडीशन में जाके अपनी टीम के टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, तो इस तरह से कैसे टीम जीतेगी? ये फिर आपको लगता है कि प्लेयर्स के साथ भी कहीं ना कहीं ज्यादती है? सारा मलबा तो एट दी एंड प्लेयर्स पर ही डलता है। बिल्कुल प्लेयर्स के ऊपर है, और अगर प्लेयर्स इसके ऊपर आवाज उठाना चाहते हैं, फखर जमान की एग्जांपल हमारे सामने, जब वो चेयरमैन साहब के पास गए और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिसर्स को हाईलाइट किया कि यू नो आप जो है वो सर्जरी की बात करते हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट सर्जरी फ्रॉम देम, और उनको उन्होंने हाईलाइट किया, तो व्हाट हैपेंड? फखर जमान वाज ड्रॉप्ड, नॉट टू बी मेंशन एट ऑल विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो कि आपके सबसे बेस्ट ओपनर है। तो यू नो, जब इस तरीके की आप ज्यादतियां करेंगे एंड समबडी हु इज ओनिंग अप एंड हाईलाइटिंग द यू नो द वीकनेसेस इन द क्रिकेट बोर्ड, और फिर उसके बाद उसी को सजा दी जाएगी, तो फिर सैडली फिर प्लेयर्स जो हैं दे जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। वो अपनी पोजीशन को सिर्फ मैनेज करते हैं और उसके बाद दे जस्ट सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रिज गैप बिटवीन द पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। क्रिकेट एक्सपर्ट तैमूर अली खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उम्मीद हम ये करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसमें कोचिंग भी मौजूद है, जिसमें सिलेक्टर्स भी मौजूद हैं और खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि देखा जाए कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्यों एक के बाद एक सीरीज़ हम हारे हैं, एक के बाद एक बड़े से बड़ा टूर्नामेंट हम हारते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि हमें कुछ अच्छे नए प्लेयर्स मिलेंगे जो कि नेशनल टीम में शामिल होंगे और पाकिस्तानी टीम की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज करदा नए तिजारती महसूलात टैरिफ ने आलमी मालियाती मंडियों में शदीद मंदी का रुझान पैदा किया है। इन पॉलिसीज़ के नतीजे में अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में नुमाया गिरावट देखने में भी आई है। मिसाल के तौर पर S&P 500 इंडेक्स ने 3 दिनों में 10% से ज़ायद कमी का सामना किया, जो तारीख में चंद गहरी तरीन कमियों में शुमार होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन ने अमरीकी दरामदात पर 34% जवाबी महसूलात आयद किए हैं, जिससे तिजारती कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। इस तिजारती जंग के बायस सरमायाकारों में बेचैनी पाई जाती है और आलमी मईशत पर इसके मुमकिन असरात पर तशवीश भी बढ़ रही है। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे और इन महसूलात की पॉलिसियों के आलमी मालियाती मंडियों पर असरात का जायज़ा लेंगे और इस सिलसिले में माहिर मुआशियात से गुफ्तगू भी करेंगे ताकि इन पेचीदा मसाइल की बेहतर तफ़हीम हासिल की जा सके और ये देखा जा सके कि अब जो आलमी मंडियों की सूरत हाल है वो किस तरह से बदलने जा रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक रिजिड स्टांस है जो कि लिया जा रहा है इन तमाम महसूलात को लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोशिश यही की जा रही है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री मौजूद है उसको किसी ना किसी तरीके से बेहतर किया जाए। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। इरफान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सदर ट्रंप की महसूलात की पॉलिसीज़ को अगर देखें, आलमी मालियाती मंडियों पर आप क्या देख रहे हैं? फौरी असर तो इस वक्त हमें काफ़ी बुरा दिखाई दे रहा है। क्या ये जो असरात हैं ये आपको लग रहा है ये तवील मुद्दती होंगे? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसी इस वक्त अमेरिकन ट्रेड और टैरिफ की उन्होंने अडॉप्ट की है, इसके असरात अभी कुछ अर्से चलेंगे।
उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका अपने सनती और तिजारती ढांचे में बहुत बुनियादी तब्दीलियां ला रहा है। और जो पिछले 3 अशरों से उन्होंने अपनी ट्रेड को बहुत रिड्यूस किया था। और आपके सामने है कि चाइना ने एक बड़ी पैमाने पर दुनिया की मंडियों को पर अपना जो कंट्रोल हासिल किया था। तो इसकी वजह से एम्पायर को ये फीलिंग आई थी कि उसका इन्फ्लुएंस ट्रेड पर ख़त्म होता जा रहा है। तो उन्होंने, और ये ट्रम्प की इलेक्शन पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा था कि जब उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि अमेरिका आलमी मईशत पर अपने कंट्रोल को दोबारा हासिल करना चाहता है। और उसकी एक दूसरी बड़ी वजह यह भी थी कि उसकी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो इनकम डिस्पैरिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी। और वहाँ पर चूँकि मैन्युफैक्चरिंग बड़ी लिमिटेड कर दी थी अमेरिका ने पिछले कुछ अशरों से, तो उसकी वजह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और उसकी वजह से उनकी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसमें बहुत गिरावट आई है। सो अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिसी ट्रम्प लाए हैं ये असल में प्रोटेक्शनिज्म की है। ये दरअसल अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की है और अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको दोबारा से खड़ा करने की है। तो अगर ये पॉलिसी इतनी गहरी है तो इसके असरात अभी ये पॉलिसी चलेगी और इसके असरात अभी मजीद आने हैं। आपके सामने है कि अभी जो इन्होंने आज बुध यानी वेडनेसडे को इन्होंने एक नया टैरिफ चाइनीज गुड्स पर लगाना है जो 50% मजीद एडिशनल होगा। उसके बाद तो मजीद गिरावट आएगी आलमी में। और मेरे ख्याल है पिछले 3 दिनों में कोई $11 ट्रिलियन का लॉस हुआ है ग्लोबल स्टॉक मार्केट को। और ये अभी मेरे ख्याल आगाज है, इसमें अभी इजाफा ही होगा। और चंद इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये एक ग्रेट ग्लोबल रिसेशन की तरफ भी ये बात जा सकती है। और इरफान साहब, आप ये देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका की इस तिजारती जंग में जो बाकी दूसरे ममालिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। जंग जो है वो अमेरिका और चीन के बीच में है और जो खुमियाजा है वो बाकी तमाम मुल्कों को भी भुगतना पड़ेगा। जी, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि इस वक्त जो 2 बड़े ट्रेडिंग ममालिक हैं उनकी जो टैरिफ वॉर है उसके असरार ग्लोबल ही होंगे। और आपके सामने है चंद दिनों से वो उसके असरार नज़र भी आए हैं। इवन यूरोपियन मंडियां भी इस वक्त रिसेशन का शिकार होती नज़र आ रही हैं। एशिया में तो खासा बड़ा लॉसेस हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ 7.1% डिक्लाइन हुआ सिर्फ एक ही दिन के अंदर। कुछ 6,500 पॉइंट स्टॉक मार्केट नीचे आई है। इसके असरात अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया वो तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन हो सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। सो ये तो एक छोटी इकोनॉमी है, लेकिन जो बाकी बड़ी इकोनॉमीज हैं जैसे जापान है, हांगकांग है, इवन इंडिया है, चाइना के अंदर भी 1% डिक्लाइन हुआ है 2 दिनों के अंदर। सो मेरा ख्याल है कि इसका स्केल ग्लोबल ही है और ये एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ भी बात जा सकती है अगर ये फौरी तौर पर इसको रिवर्स ना किया गया। ठीक है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने सुनी है अमेरिकन अहदेदारों की, वो इसमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि चाइना को रीच आउट करना पड़ेगा यूएस से ताकि इन मामलात को किसी तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, सेटल डाउन किया जाए। तो आपको लगता है कि चाइना किसी भी सूरत में रीच आउट करेगा डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को? मेरा ख्याल है कि चाइना इस वक्त दोनों ही पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। रीच आउट करने की यानी डायलॉग की तरफ भी जाएगा और उसने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि वो ये बैटल टिल द एंड लड़ेंगे, जिससे नज़र ये आता है कि चाइनीज़ ने शायद इसके लिए अपना होमवर्क कर लिया है और वो इसके लिए तैयार हैं कि अगर ये टैरिफ वॉर बढ़ती है तो चाइना डोमेस्टिकली एडजस्टमेंट करके इससे अपने आप को इस पर कर सकता है, अपने आप को तैयार। तो मेरा ये ख्याल है कि चाइना की जो इकोनॉमी की डेप्थ है और जो ग्लोबल स्केल है उसमें ये स्ट्रेंथ मौजूद है कि चाइना सरवाइव कर सकता है एक लंबे अरसे तक इस ट्रेड बैटल को। लेकिन असल इशू अमेरिका के लिए है। अमेरिका में इस वक्त एक रिसेशन की सूरत हाल है। प्राइस इंडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है और जो कैलकुलेशन है कि जो प्राइसेस बढ़ी हैं कंज्यूमर गुड्स की अमेरिका के अपने अंदर, और वहाँ पहले ही एक इनकम डिस्पैरिटी है, वर्किंग क्लास की जो परचेजिंग पावर है बहुत कम हो चुकी है। तो हमारा एस्टिमेट ये है कि कुछ $3,500 पर मंथ एक फैमिली को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
तो ये अब आपके सामने है, अमेरिका में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ, वहां पर पब्लिक एंगर आया है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका शायद इतना प्रिपेयर्ड नहीं है जितना चाइना प्रिपेयर्ड है इस को करने के लिए। तो इरफान साहब, इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, सरमायाकारों के हवाले से अगर हम बात करें, इस गैर यकीनी सूरत हाल में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि मुमकिन कुछ नुकसान से तो वो बच सकें? मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन और यूरोपियन इन्वेस्टर है वो तो अब इसका नुकसान उठाएगा और वो उठा भी रहा है। जो बाकी मुल्कों के इन्वेस्टर्स हैं वो अब मेरे ख्याल में वेट एंड सी की पॉलिसी पर जाएंगे। कल की जो स्टॉक मार्केट की और आज जो स्टॉक मार्केट अभी खुली है हांगकांग में या टोक्यो में, उससे ये लगता है कि सरमायादार ने अपना पैसा पार्क कर लिया है और वो मजीद इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि एडजस्टमेंट तो होगी मार्केट में, और इन्वेस्टर हमेशा रिसेशन के दिनों में अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं, पार्क कर लेते हैं या वेट एंड सी की पॉलिसी पर जाते हैं, इसकी तरफ ज़्यादा है। लेकिन जो ग्लोबल लॉसेज हैं वो तो बढ़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्वेस्टर के इस पॉलिसी का कोई फौरी फ़ायदा उनको होगा। रिसेशन के असरात तमाम मुल्कों पर जाएंगे और तमाम जो स्केल की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट में हैं या जो रीजनल स्टॉक्स हैं या जो बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया की, उसके अंदर ये इसके असरात डीपन होंगे। और ये अभी आगाज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि ये टैरिफ वॉर जल्दी ख़त्म होती मुझे नहीं। और अमरीकी डॉलर की अगर हम बात करें या दीगर करेंसीज पर इन तजारती पॉलिसियों का क्या असर पड़ेगा? हाँ, अमेरिकन डॉलर डेफिनेटली वीक होगा क्योंकि अमेरिकन इस वक्त पे करने की उस सूरत में नहीं है इस तमाम लॉसेस को। तो मुझे लगता ये है कि अमेरिका के अपने अंदर भी जो कि एक बड़ी शार्प डिवाइड है कांग्रेस और उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, तो इसकी वजह से उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कांग्रेस से या सेनेट से कोई नई इन्फ्लेशन पॉलिसी अप्रूव करवा सकें। सो नतीजा ये होगा कि डॉलर रिसेशन में भी जा सकता है और मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में इसके साथ चंद दिनों में आना शुरू हो जाएंगे जब डॉलर जो है उसकी प्राइस नीचे आएगी। ठीक है, और लास्टली बस ये बताइएगा कि कौन सा शोबा आपको लगता है स्पेसिफिकली या कौन सी सनतें ऐसी लगती हैं जो इन महसूलात से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी? मेरा ख्याल है मैन्युफैक्चरिंग की है इंडस्ट्री को तो बहुत डैमेज होगा, और साथ साथ जो कंज्यूमर प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है जिसका ज़ाहिर टैरिफ ज़्यादा उनके ऊपर गया है, लेकिन आज इन्होंने ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल की तरफ भी इशारा किया कि वो उसकी तरफ भी टैरिफ बढ़ाएंगे। तो फार्मास्यूटिकल है, मैन्युफैक्चरिंग है और कंज्यूमर आइटम्स जो हैं जो ज़्यादा आपको पता ही है कि अमेरिकन मार्केट में से चाइनीज़, ताइवान या जापान की जो जैसे ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है वो ज़्यादा इम्पोर्ट वो हैं। तो जितनी ये इनके ऊपर टैरिफ बढ़ रहा है उसका असरात ज़ाहिर बात है इन इंडस्ट्री पर, जैसे ऑटोमोबाइल पर ज़रूर होंगे, फार्मास्यूटिकल पर भी होंगे और जो दीगर कंज्यूमर आइटम्स हैं उसके ऊपर तो इसके ज़्यादा असरात होंगे क्योंकि टैरिफ बढ़ने से इसकी डिमांड में कमी बहुत तेज़ी से आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बराह रास्त अभी आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान मिनरल्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2025 का दूसरा रोज़ इस वक्त। नया तालीमी साल शुरू हो चुका है और मुल्क भर में वालिदैन और बच्चे एक बार फिर से नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। लेकिन हर नए तालीमी साल के आगाज़ पर वालिदैन को एक बड़े फैसले का सामना करना पड़ता है कि बच्चों को किस उम्र में स्कूल भेजा जाए, कौन सा स्कूल उनके लिए बेहतरीन होगा। और बाज़ वालिदैन ये भी सोचते हैं कि कुछ अरसा मज़ीद होम स्कूलिंग यानी कि उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाए ये बेहतर है या नहीं बेहतर। आज के दौर में तालीम सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं रही बल्कि बच्चों की शख्सियत साजी के हवाले से अगर हम बात करें, उनकी तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से बात करें और मुआशरती तरबियत में भी स्कूल का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। स्कूल की जो सिलेक्शन है वो वालिदैन के लिए एक बड़ी आजमाइश भी बन चुका है क्योंकि एक अच्छा स्कूल न सिर्फ तालीमी मयार बल्कि बच्चों की ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा में भी कलीदी किरदार अदा करता है। साथ ही होम स्कूलिंग का रुझान भी बढ़ रहा है। बहुत से वालिदैन इब्तदाई सालों में अपने बच्चों को घर पर तालीम देने को तरजीह देते हैं
लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि होम स्कूलिंग कब तक की जाए और कब से हम बच्चे को बाकायदा स्कूल के माहौल में ले जाने के लिए उसके लिए साजगार रहता है। आज हम इन्हीं सवालात पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर सुमन राव, जो कि हमें तहकीक की बुनियाद पर, तजर्बे की बुनियाद पर, अपनी तालीम की बुनियाद पर कीमती मशवरे देंगी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए जो मुनासिब उम्र है वो क्या होनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप क्या समझती हैं किस एज में हमें बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए और हर बच्चे के लिहाज से किस तरह से डिसाइड किया जाए? हर बच्चा मुख्तलिफ है। देखिए, अगर हम आइडियल सिचुएशन को और प्रैक्टिकल लर्निंग को फॉलो करें तो एक जो आइडियल एज है बच्चों को स्कूल भेजने की, दैट इज 6 years। देखिए, इससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो बच्चों को ये नहीं है कि आपने ये सिखा देना कि मीम की डुंडी को ऊपर बना देते हैं, नून के अंदर नुक्ता बना देते हैं, पेरेंट्स हालत डाल देते हैं कि हमारे बच्चे बड़े काबिल बन गए, इनको सब कुछ आके। ये कोई काबिलियत नहीं है, ये तो जाहिलियत है कि आप इस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने अपने बच्चे को बिहेवियर सिखाना था, उसकी डेवलपमेंट सिखानी थी, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें सिखानी थी, उसके अंदर पर्सनैलिटी को ग्रूम करना था, उस टाइम पे आप उसको ABC और 1 2 और अलिफ बे के ऊपर लगा देते हैं। नो डाउट दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट तरबियत इज नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक्स। एकेडमिक्स बाद में आता है, सबसे पहले तरबियत आती है। ये वो टाइम है जब आप मेमोरीज क्रिएट करते हैं बच्चों के साथ कि यार मेरे बाबा घर आए थे तो मैंने उनके साथ लूडो खेली थी तो मैंने क्या सीखा था, वो जब घोड़ा बने थे तो मैं उनकी पीठ पे बैठा था, वो क्या मेमोरीज थी, उन्होंने मुझे क्या सिखाया था, हम सब ने मिलकर कुकिंग की थी। वो टाइम है कि जब आप बच्चों को सिखाएं कि बेटा आपने खुद कपड़े कैसे पहनने, आपने इस्लाम दुआ कैसे करनी है, आपने सोसाइटी में रहना कैसे है, और उसके बाद आप जो है एकेडमिक्स को भी साथ साथ फॉलो करें। लेकिन इंपॉर्टेंटली हम लोग अमेरिका को, जापान को, चाइना को पता है वैसे तो बहुत फॉलो करते हैं, इस चीज में हम उन्हें फॉलो क्यों नहीं करते? वहां पे बच्चों की स्कूलिंग जो है वो 6 years से स्टार्ट होती है, इससे पहले स्टार्ट नहीं होती। अगर देखिए इतना बड़े बड़े कंट्रीज जो इतना कुछ कर रहे हैं उनको भी उस पैटर्न को क्यों फॉलो कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर तो 3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, तो ये बहुत गलत है ना। ये कैसे भेज देते हैं 3 साल? देखिए, बच्चा बहुत छोटा है जिसको अभी ये भी नहीं पता कि मैंने किस तरह से अपने आप को संभालना है। उसको सिर्फ आप ये सिखा दें कि ABC लिखनी कैसी है, तो ये तो किसी तरह की कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, आप उसको ये सिखाएं कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस तरह से अडॉप्ट करनी है, आपने अपने आप को माशरे में लेकर कैसे चलना है। हम ये जो एजुकेशन आपको करवाएंगे इसका पर्पस क्या है? एटलीस्ट उसकी सेल्फ डेवलपमेंट तो हो, उसकी ग्रूमिंग तो हुई भी हो, वो इस चीज को अब्सॉर्ब कर सके कि मैं एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। हम जो 8 बजे उठा के उसको भेज देते हैं, बेचारा रोद होके फिर 12 बजे वापस आते थे। 4 घंटे के लिए आपने कौन सी उसके अंदर साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर ऐसे डेवलप कर देनी है जो आप खुद नहीं घर पे उसकी कर पा रहे हैं। तो फिर होम स्कूलिंग आप ये कह रही हैं कि 6 साल तक फिर बच्चे को हम घर पर ही रखें, घर पर ही पढ़ाएं, ये सारी बातें भी सिखाएं, लेकिन फिर वो पेरेंट्स जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं फिर वो क्या करें? लेकिन जो 50 साल पहले, 60 साल पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनके पेरेंट्स के PhD स्कॉलर्स या डॉक्टर्स थे? नहीं थे ना। पेरेंटिंग जो है वो कभी भी एक फॉर्मूला नहीं है, कोई मैथ्स की सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हाँ, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। अपने देखिए, पूरी दुनिया में 70 अरब लोग रहते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। पेरेंटिंग तरबियत है। हाँ, आप इसके लिए सपोर्टिव आइडियाज जरूर ले सकते हैं, आप चीज़ों को जरूर देख सकते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीज़ों से कि आपने किस तरह से होम स्कूलिंग करवानी है। बहुत से पेजेस हैं, कैम्ब्रिज वर्कशीट्स पेज है, वो आपको बता रहे हैं आपने स्कूलिंग कैसे करवानी है, आपने भेजना कैसे, आपने क्या क्या चीज़ें करवानी है। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आप घर बैठ के कहें कि हम पेरेंट्स हम नहीं कर सकते, आप 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम लगे पड़े हैं कि जी हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में चले जाएं, अच्छा खाना खा ले, कोई नाइकी एडिडास पहन ले, भाई उसको उस टाइम पे आपकी जरूरत है, उसको अभी फिलहाल नाइकी और एडिडास पहनने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ जो टाइम स्पेंड करेंगे, सेंस भी नहीं कि हम उसको इतना ब्रांड कॉन्शियस बना रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स जो हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन इस टाइम पे बच्चे को ना आपकी जरूरत है। मदर या पेरेंट में से किसी एक बच्चे की उनकी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की नहीं है कि आप बस आप जॉब भी करते रहे और आप अपने बच्चे को ना देखें। हम लोगों ने ना एक ये चीज़ की है कि जैसे स्कूल्स को हम लोगों ने सपोर्टिव डिटेल्स बना लिया, एक आउटसोर्स बना लिया कि सुबह के टाइम हमने एक आउटसोर्स ढूंढ लिया जी स्कूल, और फिर शाम में जो बच्चे ने एक्टिविटीज आपके साथ करनी तो उसका हमने अल्टरनेटिव आउटसोर्स बना लिया एकेडमी इंस्टीट्यूशन। मतलब माँ बाप ने एक और माँ बाप इकट्ठा कर लिया, वो स्कूल्स और एकेडमी की सूरत में इकट्ठा कर दिया। आप माँ बाप को कभी भी कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। लेट्स सपोज देखिए, रिप्लेसमेंट की भी कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। मैं हूँ, मेरी मदर है, काम करती है, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने एक मेड रख ली, रिप्लेसमेंट हो गई, उनकी जगह पे उसने काम कर दिया। लेकिन बच्चों की तरबियत को आप किसी भी आउटसोर्स से रिप्लेस ही नहीं कर सकते। जो आपने करवाना है वो आपने ही करवाना है और आपने अपने बच्चे को देखना है। फिर बाद में जो आपको पता है बहुत से इश्यूज होते हैं
कि इंटरेक्शन नहीं हो रही होती है बच्चों की पेरेंट्स के साथ, बाद में बन नहीं रही होती है, बॉन्डिंग नहीं हो रही होती है। देखिए उसकी रीजन यही कि आपने जब उसके साथ बॉन्डिंग बनानी तब आपने तोड़ दी, तब आपने उसको 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया सीखने के लिए, और वो चीजें सीखने के लिए जो अभी उसके लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इन अर्ली एज अब होम स्कूलिंग के फवायद आपने बताया कि फिर बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ नुकसान भी हैं कि फिर बच्चे जिस तरह से हम बाकी बच्चों को देखेंगे वो माशरे में उस टाइम घुल मिल गए होंगे, सोशलाइज कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ों को उन्हें आइडिया हो गया होगा, तो ये नहीं होगा कि हम लोगों के बच्चे फिर थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे अगर हम सिर्फ उन्हें घर में ही रख के तमाम चीज़ें सिखा रहे हैं? अनवर साहब, स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो बच्चे होम स्कूलिंग करते हैं ना, वो स्कूल जाने वाले बच्चों से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं, वो किसी सिलेबस पैटर्न टाइमिंग को फॉलो ही नहीं करते। उनका जो विजन है वो ज्यादा ब्रॉड है और वो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर होते ही नहीं है। जब आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं होता तो आप ज्यादा सीखते हैं। और वो बच्चे जो होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं, ये स्टडीज कहती हैं कि वो ज्यादा डेवलपमेंट उनकी क्रिएट होती है, वो ज्यादा इफेक्टिवली हर चीज को आंसर कर सकते हैं, रादर देन वो किड्स जिनको सिर्फ आप एक मखसूस पैटर्न दे देते हैं कि बस इसका जवाब इतना सही और आपने इतना सही लिखना है। और सोशलाइज की आपने बात की, मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स के साथ वो पिकनिक्स पे जाते हैं, मूवीज देखते हैं, रीडिंग राइटिंग की उनकी गेम्स होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट की गेम्स वो अपने घर में अपने बच्चों को खुद करवाती हैं, तो उनको तो वो तो सबसे ज्यादा सोशलाइज हो रही है बल्कि इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, एक कुछ करिकुलम जो आप भी डिज़ाइन करती हैं उसमें किस तरह से चीज़ों से आप हेल्प ले रही हैं? एआई के थ्रू भी क्या उसमें हेल्प ली जा रही है? क्योंकि नेबरहुड कंट्री में भी हम देख रहे हैं कि वो एआई का हिस्सा बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने स्टेम लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों को लगा ही छोटे बच्चों का सिलेबस बनाने में। हम लोगों को था कि हम लोगों ने सिर्फ ABC 1-2 डिज़ाइन नहीं करना, हमने दुनिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो उसके अंदर डाली, जिसके अंदर आप आर्ट एंड क्राफ्ट को ले ले, म्यूजिक को ले ले, बॉडी मूवमेंट्स को ले ले, बिहेवियर को ले ले। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ हमने ज्यादा फोकस किया कि जब बेबी स्कूल जाएगा तो वो चीजों के लिए रेडी हो, हर चीज के लिए उसके डेवलपमेंट जो है वो हुई भी हो। हम लोग कैमरे सिलेबस को फॉलो अप तो जरूर करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली अभी जो जर्नल चीजें दुनिया में चल रही हैं जिसकी जरूरत है, हमने उसको ज्यादातर जो है वो अपने जिसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, एटिकेट कैसा होना चाहिए, टेबल मैनर्स आने चाहिए, हम सिर्फ कोई घर में आए तो आप उसको GI कर सको, कोई हालचाल पूछ सको। हमारे तो बच्चे ऐसे हो गए कि घर आते हैं तो कहते नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मिल नहीं सकता। वो ये क्या पढ़ रहा है जो मिल ही नहीं सकता किसी को, जिसको यही नहीं पता कि मैंने इस्लाम दुआ कैसे करनी है। आप तरबियत, आप सिर्फ एजुकेशन सिर्फ प्रेशराइज सोसाइटी के प्रेशराइज होकर करवा रहे हैं। और ये तो देखने में भी आया कि बच्चे सिर्फ प्रेशराइज्ड ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बच्चे प्रेशराइज्ड हैं तो वो एक चीज को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्कूलिंग के कितने मसले हैं जो आप सुनते हैं, लेकिन आप इस मसले को पर्सनली तौर पे अपने बेबी का मसला खुद हल कर सकते हैं। वो बहुत आसान है, वो कोई चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप कह दें कि हमने सारा कुछ आउटसोर्स जो एक नया अम्मा अब्बा हमने क्रिएट किया है सिर्फ उसी को ही कहना, तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर जो आती है, चले हम 6 साल पर ही आ जाते हैं कि 6 साल की एज में भी जाके जब हमें स्कूल की सिलेक्शन करनी है, वो एक बड़ा मुश्किल टास्क है। हमारे यहाँ सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एक मदरसा सिस्टम है, फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी रेंज कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, जिसमें कैम्ब्रिज है, जिसमें ऑक्सफोर्ड है। तो इतने ज़्यादा इश्यूज हैं। माँ बाप, मैं आउटडेटेड तो नहीं कहूँगा, आउटडेटेड शायद गलत वर्ड होगा, लेकिन लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है कि ऑक्सफोर्ड क्या है, कैम्ब्रिज क्या है, A लेवल, O लेवल, मैट्रिक, भेजना कहाँ है बच्चे को। अच्छा, बेसिकली बहुत से पॉइंट्स हैं जब आपने अपने जहन में रखने हैं कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में भेज रहे हैं। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सिलेबस का भी बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने लोकेशन देखनी है। देखिए हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि जितना दूर स्कूल होगा ना वो उतना ही अच्छा होगा। जैसे हमारे अम्मा अब्बा बताते थे 100 किलोमीटर दूर चल के हम चलते थे और जाते थे और हम स्कूल जाते थे। सबसे पहले आपने देखना है कि लोकेशन कन्वीनियंट होनी चाहिए। देखिए आपके बेबी ने रोजाना आना है, आना जाना है, रोजाना जाना है, एक्स्ट्रा फटीग नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा फटीग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। करिकुलम जो है इसमें हम बाद में बात करते हैं। टीचिंग मेथड क्या है उस स्कूल के, क्वालिफिकेशन क्या है टीचर्स की, और सबसे इंपॉर्टेंटली वहां पे ज्यादा एज के टीचर्स तो नहीं है। जहां पे ज्यादा एजेड टीचर्स होते हैं, सॉरी टू से, उनकी बॉन्डिंग छोटे बेबीज के साथ उस तरह की डेवलप ही नहीं हो सकती। उनका वो पेशेंस लेवल होता ही नहीं है। यंग टीचर्स होने चाहिए और वो टीचर्स होने चाहिए जिनके कंटिन्यूअसली सेशंस हो रहे हैं, जिनको सिखाया जा रहा है। टीचर को भी सीखने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी टीचर की जरूरत है, हर किसी को सीखने की जरूरत है। उनको भी सिखाया जाना चाहिए कि आपने बेबीज को किस तरह से लेकर चलना है। तीसरी चीज, सेफ्टी क्या है स्कूल की, सिक्योरिटी सिस्टम क्या है बच्चों के लिए। चौथी चीज कि आपका बजट क्या है। देखिए अगर आप
10,000 वाला स्कूल अफोर्ड करते हैं तो फिर आप 10,000 वाला स्कूल ही जाए। आप लोग खींचा तैनी करके 20,000 वाले पे ना जाएं, क्योंकि फिर आप 20,000 वाला जो उनका घर का सिस्टम है वो आप अपने घर में नहीं ला सकते। बिल्कुल इसमें बच्चों के अंदर ना बहुत ज्यादा डिविजन्स क्रिएट हो जाती हैं। आपने देखा होगा बड़े ज्यादा स्कूल्स में मसले होते हैं बच्चों के भी, उसके पास ये लंच बॉक्स था तो मेरे पास ये वाला क्यों नहीं है। कंपैरिजन नहीं, बच्चा इस गाड़ी पर आता है, वो इस तरह के गैजेट्स लेकर आता है, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जितना आपका बजट है आप उसी के अंदर रहें। सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट स्कूल के अंदर क्या है। आइदर वो आपको बता रहे हैं कि आपका बच्चा रोजाना स्कूल में क्या कर रहा है, आपको वीकली शेड्यूल, वीकली प्लान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और अगर कोई बच्चा लैक कर रहा है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो उसको करेक्ट करने के लिए उनके अंदर क्या सिस्टम है मौजूद है। कोई ऐसा सिस्टम है कि जी अगर कोई बेबी नहीं प्रॉपर लर्निंग कर पा रहा तो उसके लिए वो क्या करेंगे, क्या एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, करिकुलम का बस जल्दी से बताएं, वी हैव ओनली 20 सेकंड्स। करिकुलम आप सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो करें जो अभी करंटली चल रहा है। करंटली सिलेबस ऑक्सफोर्ड भी चल रहा है, कैम्ब्रिज भी चल रहा है, दोनों के सिलेबस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको एक्टिविटीज की फॉर्म में लेकर ठीक है। बहुत शुक्रिया माहिर तालीम डॉक्टर सुमन राव हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन की। उम्मीद करते हैं कि तमाम बातें आपके लिए बहुत मुफीद रहेंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत हालिया महीनों में कई अहम तब्दीलियों से गुजरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा और मुल्क मुस्तकबिल में खुद इन्हिसारी की जानिब गामज़न होगा। महंगाई की शरह में नुमाया कमी देखने में आई है। जनवरी 2025 में ये शरह 2.4% तक पहुँच गई, जो गुज़श्ता 9 साल की कम तरीन सतह पर है। इसी तरह फरवरी 2025 में महंगाई की शरह मज़ीद कम होकर 1.5% पर आ चुकी है। ताहम इन मस्बत इशारियों के बावजूद भी आवाम को महंगाई में कमी का मुकम्मल फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा। माहिरीन ये कहते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद में होने वाली कमी की बहाली में अभी वक्त लगेगा और इस दौरान आवाम की मुश्किलात बरकरार रह सकती हैं। आज हम इन अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती दावों के बावजूद तरक्की की रफ्तार क्यों कम है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं, जो लड़ाई झगड़ों का सिलसिला जारी है, और आपस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनमें जो मामलात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अलीमीन गंडापुर का नाम सर फहरिस्त है। उनके नाम की वजह से काफ़ी लोगों को इस वक्त इशूज़ काफ़ी बन चुके हैं। बैरिस्टर गौहर इस वक्त काफ़ी कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं कि सबको एक ही टेबल पर बिठाया जाए, तमाम मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए। और कल भी हमने देखा कि जिस तरह से बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ वहाँ पर जो बाकी लोग मौजूद थे, सीनियर क़यादत मौजूद थी, वो फिर वहाँ से गायब हो गई थी। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने हमने ज्वाइन किया है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म ने जिस तरह से कहा कि IMF प्रोग्राम इस बार आखिरी प्रोग्राम होगा, इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान वाकई मुआशी खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ रहा है? देखें जी, हम ये बढ़ रहा है, हो जाएगा, गागेगी के राग हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और हर दफा हमारी ख्वाहिश होती है कि जो भी हुक्मरान हमें ये बात कह रहा है, अल्लाह करे कि ये सच्ची हो। और हम अब भी यही कहेंगे कि अल्लाह करे कि जो बातें कल इस कॉन्फ्रेंस में कही गई अमली तौर पे ये आम आदमी की जिंदगी में आसूदगी लेकर आए। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इस ख्वाब को भी सच कर दें। जाहिर है कि रिकॉर्डिक के ऊपर एक लंबी अदालती जंग भी चली और अब जाके सेटल हुआ। फिर हम मिनरल्स के लिए SIFC काम कर रही है। पिछले PDM के दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये इदारा बनाया, इसको आर्मी की सरकर्दगी में दिया। आर्मी चीफ तमाम इनिशिएटिव्स में शामिल होते हैं, कल भी साथ ही खड़े हुए थे। तो असल इशू ये है कि क्या इसको ख्वाब को सच कर दिखाएंगे? तो हम तो चाहेंगे कि ये ख्वाब सच हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्ज़ बाग हम देख चुके मुख्तलिफ अदवार में। अब चूंकि एक तसलसल के साथ ही ये मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस सालाना बुनियाद पे हो रही है, तो बिल्कुल यकीनी तौर पे इसको सच होना चाहिए। मादनियात के सर्वे हमारे मुल्क के हक में 20 सालों से आ रहे हैं। हम कभी साजिश थ्योरियां सुनते हैं, कभी हम देखते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है। चले, अब आपने MOU भी साइन कर लिए हैं, तो इनकी कम अज कम माहाना बुनियाद पे रिपोर्ट्स पब्लिक के सामने आनी चाहिए। जाहिर है एक सबर आजमा काम है। हम तो 77 साल से एक दायरे के सफर में है आम पाकिस्तानी, और वो सुनता ही रहता है। तो चलें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और इनको आर्मी चीफ को अब चाहिए ये कि जिस काम का बीड़ा उठाया है अब इसे पार लगाएं और चीजें सामने लाते रहें, लोगों को यकीन आता जाए। किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि पाकिस्तान
तरक्की करे, पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में आसूदगी आए। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर महंगाई की शरह के हवाले से बात करें, महंगाई की शरह में कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम को भी उसका फ़ायदा उस तरह से नहीं मिल पा रहा या फिर महसूस नहीं हो रहा। आप इसकी वजूहात क्या समझते हैं कि महंगाई में कमी का मतलब फिर यही है कि मईशत की बेहतरी तो हो रही है, या इसके पीछे भी दीगर अवामिल भी हैं और इसके साथ साथ अभी लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा? लोगों को तो कम से कम साल 1.5 साल अगर ये तसलसल रहता है चीज़ों का जिस तरह बताया जा रहा है तो फिर बेहतरी आएगी। हाँ, ये जरूर है कि जो कहते हैं कि 59 ईयर्स लो हो गई है, महंगाई की शरह फला हो गया, डिमका हो गया, लेकिन मेरे और आप सब, हम सब देखने और सुनने वालों के लिए तो तब होगा ना जब हमारी जेब से रुपए कम जाएंगे और ज्यादा चीजें आएंगी। हाँ, इसका आज असर ये है, बिल्कुल दुरुस्त है कि महंगाई बढ़ नहीं रही। जो हुकूमत के नक्काद हैं वो ये कहते हैं कि ये आपको जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि असल में महंगाई बढ़ने की शरह कम होगी। चलें, इस बात को भी अगर हम तस्लीम करते हैं और पॉजिटिव लेते हैं तो कम से कम ये भी तो एक बेहतरी का साइन है कि अब मजीद महंगाई नहीं बढ़ रही बल्कि मुसलसल रुक रही है और उसके रुकने की शरह बहुत नीचे आ चुकी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये भी शुक्र है कि जहां डॉलर 300 प्लस पे चला गया हुआ था अब एक स्टेबल है। अभी भी लोगों की राय है कि अगर IMF का प्रोग्राम ना हो तो 70 रुपए के करीब और हम अमरीकी डॉलर नीचे चला जाएगा, 280 की बजाय 210 पे वो जा सकता है, 220 पे, और उसके नतीजे में हमारे कर्जे कितने कम होंगे और आम आदमी के ऊपर क्या होगा। लेकिन ये भी एक अगेन ख्वाब है जो प्राइम मिनिस्टर की नज़र में तो नज़र आ रहा है कि जी ये आखिरी प्रोग्राम होगा। तो अल्लाह करे कि जो पॉलिसियां बनाने जा रहे हैं उसको लेके भी चलें, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में सियासी इस्तेकाम की बहुत ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है। तो उस तरफ भी साथ साथ तवज्जो दें तो दो चांद हो जाएगा काम। हम तो अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और हुक्मरानों से ये कह सकते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है। वो कहा जाता है ना कि ये फूलों की सेज नहीं है इक्तदार, कांटों की सेज है। तो जनाब चुनी भी तो आपने है ना, तो फिर जब जिम्मेदारियां ली हैं तो फिर इसको और अच्छे अंदाज से निभाएं। ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है साहब, तरक्की की रफ्तार कम होने की कुछ बुनियादी वजूहात आप फिर क्या देख रहे हैं और स्पेसिफिकली अभी हुकूमत को किन शोबों पर तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, तमाम शोबे तनज़ुली का शिकार है ना। हमारी मजमूई तरक्की की रफ्तार भी कम है, उसकी स्टेबिलिटी जैसे सियासी इस्तेकाम के साथ है। जाहिर है जब हम IMF प्रोग्राम में हैं तो फौरी तौर पे तो आप इस्लाहात, ऐसे ही इस्लाहात तो नहीं ला सकते जिससे आम आदमी को फायदा हो। हाँ, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के प्रोग्राम है, जो हमारा निजी शोबा है, वो ज्यादा अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। निजी शोबे से ओरिजिनली जैसे ताजिर हैं जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता, तनख्वाहदार तबके से टैक्स लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा, उसको बेहतर करें। इन ताजिरों को बिल्कुल ना बख्शें जो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और टैक्स नहीं देते, उसे सिस्टम में लाएं। आप और हम कितने सालों से सुन रहे हैं, अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में मरहूम जनरल जमशेद गुलजार कियानी थे, वो आपारा के बाजारों में इस्लामाबाद में तक आ गए थे कि हमने फार्म देने हैं और हम इन सबको रजिस्टर्ड करेंगे, नहीं कर सके। तो हमें यकजहती के साथ, और वो तभी होगा जब सियासी तौर पे भी इस्तेकाम आएगा कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो सूबों में मौजूद है वो इसके खिलाफ ना जाए प्रोग्राम के, क्योंकि अमल दरामद तो उनके जरिए होना है। तो ऑन बोर्ड करना चाहिए। जो इख्तलाफात हैं जिस तरह के भी हैं, मैं स्पेसिफिक PTI की बात कर रहा हूं कि उनके साथ जो चीजें चल रही हैं उनके भी हल की तरफ जाना चाहिए। गो के गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी तो ख्वाहिश होती है कि एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ मुज़ाकरात करे। वो कहते हैं कि आप जाके 9 मई पे माफी मांगे और सियासतदानों से बात करें। कि अल्लाह करे कि इमरान खान के भी जहन में बैठ जाए ये बात कि 600 दिन हो गए मुझे जेल में और मेरे साथी या मेरी हिकमत अमली दोनों नाकाम रही हैं कि मैं कोई जोरे बाजू से जेल से बाहर नहीं आ सकता। उन्हें अपनी सियासी हिकमत अमली बनानी होगी। इधर गवर्नमेंट को भी कुछ रास्ता देने और लेने का प्लान करना चाहिए ताकि आम आदमी के लिए जो ख्वाहिश है हमारे वजीर आज़म की, PMLN की, उनके इत्तेहादियों की, जो सब बात करते हैं, तो वो उसका अमली मुजाहरा भी हमें नजर आए कि दोनों तरफ से हाथ आगे बढ़ने चाहिए और मामलात को ठीक करना चाहिए। लेकिन एक तरफ से फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके साहब, जिस तरह से आपने भी डिस्कस किया कि वो सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं और अभी भी उन्होंने आज़म सवाती को भी यही टास्क दिया था, गवर्नमेंट से वो किसी सूरत बात नहीं करना चाहते कि गवर्नमेंट के अख्तियार में कुछ नहीं है। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है, ये मामला तो फिर सॉर्ट आउट होता नहीं दिखाई दे रहा? अगर 600 दिन हो चुके हैं तो अभी भी उनकी जो पॉलिसी है या उनकी जो सोच है या जो उनको फैसला है वो तो अभी भी नहीं बदला। देखिए, वो ज़हनी तौर पर कन्फ्यूज्ड पार्टी हो चुकी हुई है, उनकी लीडरशिप कंफ्यूज हो चुकी हुई है। सब एक दूसरे को मशकूक करार देते हैं। जब अली अमीन गंडापुर मिले, बैरिस्टर सैफ मिले, तो एक ग्रुप कहता है कि ये तो
किसी और के कहने पे मिले हैं। जब कल अली जफर और बाकी लोग चले जाएं, बैरिस्टर गौहर चले जाएं, तो सलमान राजा कहते हैं कि इन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। इनकी पार्टी के मतलब वजीर आला अली अमीन गंडापुर इंटरव्यू देते हैं तो वो 3 लोगों को कहते हैं कि ये साजिश कर रहे होते थे, इनको उस मरकज में इसलिए भेजा गया। और पार्टी के नामजद चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान ने उस वक्त ये फैसला किया था कि मुझे सीनियर लोगों की जरूरत है। तो ये चीजें उनकी तरफ भी बहुत इसलिए कंफ्यूजन है कि इमरान खान साहब लोगों को आपस में तकसीम करके अपनी पार्टी के अंदर भी हुक्मरानी करना चाहते हैं, इस सेंस में कि सब कुछ लोग मेरी तरफ ही आए। उन्हें अपने लोगों को इख्तियार देना चाहिए, कुछ लोगों के ऊपर यकीन करना चाहिए। अब जैसे उन्होंने सिर्फ वकला पे किया कि पार्टी का चेयरमैन भी, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी दोनों वकला की क़यादत से लिए गए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब फिर उनको सियासतदान तो बनने दिया जाए ना कि वो भी कोई फैसला कर सके। वो भी नहीं कर सक रहे, और जो बाकी सियासी क़यादत है उनसे अगर जो इनका कहना है कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा, अब अपने वकला एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। सलमान अकरम राजा ने फैसल फरीद को आउट कर दिया, फैसल फरीद उनके खिलाफ जा रहे हैं, और फिर अब अली जफर के खिलाफ भी बोल पड़े हैं कि वो क्यों चले गए, इन्हें नहीं जाना चाहिए था, इन्हें इताअत करनी चाहिए थी। और उनके पार्टी के चेयरमैन उनके दाएं हाथ पे बैठे हुए हैं बैरिस्टर सलमान अकरम के, और वो सुन के खामोश हो जाते हैं। तो यही मसाइल बने हुए इस वक्त। लेकिन आमिर साहब, अभी किस तरह से कमेंट करेंगे आप? यही वक्त जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर है, ये काफ़ी बार हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी आया, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी आया, जब उनकी सीनियर लीडरशिप भी जेल में मौजूद थी। लेकिन इस तरह की तोड़ फोड़, इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हालात, पार्टी में लड़ाई झगड़े, खींचातानी, ये हमने इन 2 पार्टीज़ में नहीं देखी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को स्पेसिफिकली इन इश्यूज का क्यों सामना करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी भी एक वक्त में 17 लोगों पे मुश्तमिल हो गई थी, और नून के साथ भी यही हुआ था। लेकिन इन दोनों ने पाकिस्तानियत नहीं छोड़ी थी, पाकिस्तान की विफाक की सियासत नहीं छोड़ी थी। पीटीआई के ऊपर इल्जाम यह आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब को निकाला गया इक़्तिदार से, और तो उसके बाद गुस्सा इस कदर आया जो 9 मई बना, वो 26 नवंबर बना, तो ये इन पार्टियों ने नहीं किया जो इनको फर्क रखता है दोनों पार्टियों को पीटीआई के साथ। तो फिर वही पॉलिसीज का भी फर्क आ जाता है स्टेट की उनके साथ, कि अगर लीडरशिप बंद है तो बाकी लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता मिलता है। जैसे पंजाब की इनकी क़यादत है, वो खुद बाहर नहीं आ रही, वो छुपी भी है, अरेस्ट ही होना है ना। शाह महमूद भी तो अरेस्ट है, वो अरेस्ट भी नहीं होना चाहते, वो मुजाहरे भी नहीं करना चाहते। तो ये फिर मुश्किल पार्टी के लिए बढ़ रही है। केपी में चूंकि गवर्नमेंट है, लिहाजा वहां सारे आजाद हैं, कोई पूछता नहीं है, जहां मर्जी चाहे मुजाहरा कर लें, कुछ भी कर लें। पंजाब में रिस्ट्रिक्शन भी हैं, और रिस्ट्रिक्शन की वाज़ेह मिसाल 9 मई है। लेकिन विद इन द पार्टी, अब केपीके में भी हम देखें तो वहाँ पर भी हालात हमें कुछ ख़राब दिखाई दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को लेकर काफ़ी मुखालफत बढ़ गई है, आतिफ खान है, शहराम तरकई है, बहुत से ऐसे नाम हैं जो शायद अब एक कैंप में जमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कोशिश तो कर रहे हैं कि एक टेबल पर किसी तरह से सबको बिठाया जाए। दूसरी तरफ अब पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, जो कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का बयानिया था कि केपी में गवर्नेंस पर फोकस नहीं है, केपी में अमन व अमान पर फोकस नहीं है। अब पार्टी के अंदर से ये बातें अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शुरू हो चुकी हैं। देखिए, इस पे तो सबका इत्तेफाक हो गया ना, पीटीआई के अंदर के गवर्नेंस बेहतर नहीं है। और आज की गवर्नेंस को लेके अली अमीन कहते हैं कि आज मैं बेस्ट हूं और पिछले 10 साल का मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूं जो पीटीआई की हुकूमतें थी। ये है इनका मसला कि एक दूसरे को ओन ही नहीं करते, और उसकी वजह खुद फिर खान साहब हैं कि जब वो खुद लड़ाओ और तकसीम करो के ऊपर यकीन रखते हैं, वो कभी परवेज खट्टक को बनाते हैं, और परवेज खट्टक के खिलाफ जब बगावत होती है तो वो परवेज खट्टक के साथ खड़े हो जाते हैं, एमपीएस को जीरो करते हैं। एमपीएस फिर सेनेट में बदला लेते हैं, उनको वो वोट नहीं देते लोगों को अपने को, वो फिर उनको टिकट नहीं देते। फिर परवेज खट्टक दूसरी दफा बनने के लिए आते हैं तो वहां पे मुराद सईद साहब के महमूद खान आ जाते हैं, और बाकियों को जीरो किया जाता है मुकाबले में लाके। ये तो खान साहब भी फैसले कर रहे थे ना, तो आज भी खान साहब फैसले कर रहे हैं कि जब अली अमीन को लाए हैं तो जो लड़ने वाले, जुनैद अकबर को भी तो उन्होंने ही बनाया ना पार्टी का सदर, तो ग्रुपिंग तो वो खुद पार्टी की मरकजी क़यादत शुरू कराती है। अब सोचना यह है कि जेल में जाने वाले जो लोग भी जाते हैं सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम धर रहे हैं। जब तक बैरिस्टर गौहर अकेले नहीं जा रहे थे, यानी सलमान अकरम राजा उनके साथ जाते थे, तो ये इल्जाम नहीं लगता था। अब सलमान अकरम राजा ने बाकी सबको जीरो कर दिया है कि अगर मैं नहीं गया तो ये क्यों चले गए, इनको भी नहीं जाना चाहिए था। जैसे खान साहब की बहनों को अगर उन्होंने तकसीम किया था कि आप चली जाएं और आप ना जाएं, तो अब वो चेयरमैन के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इताअत की खिलाफ वर्जी है। तो यानी हर बंदा अपने इख्तियार लेना चाहता है, लेकिन असल बात फिर इमरान खान पे है कि पीटीआई तो इमरान खान है ना, ये बाकी तो सब नामजद हैं।
उन्होंने पार्टी के अंदर कोई सीनियर लीडरशिप को इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं दी कि वो खड़े होके इमरान खान से कम जेल में जब भी कभी मुलाकात हो या पहले होती रही है कि कोई स्टेबिलिटी के लिए बात करें, कोई सियासी इस्तेकाम के हवाले से कि जी जिन लोगों से भी बात करनी है, अगर फौज ये कह रही है कि सियासतदानों से करें तो टिक के करें। सियासतदानों से मिलने के लिए चले गए, जब एक पार्टी की मीटिंग बुलाई तो उसके ऊपर अंगूठा रख दिया कि आपने फलां कट ऑफ डेट तक ये फैसला करना है, 31 जनवरी तक करना है, और उससे पहले वो मुज़ाकरात खत्म कर देते हैं क्योंकि उनके जहन में आ जाता है कि भाई ट्रंप तो आ रहा है और वो कहेगा आपके तो मुज़ाकरात जारी हैं तो शायद वो मेरे लिए वो काम ना कर सके। अब वो उम्मीदें भी खराब हो रही हैं। अब इनका एक बिल से रह गया जिसके ऊपर अली जफर ने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है जो बिल आ रहा है अमेरिकी कांग्रेस में वो पीटीआई का बैक नहीं है, कुछ इंडिविजुअली कर रहे हैं। हालांकि वो सारे लोग पीटीआई के थे जिन्होंने खुशियां भी मनाई, जो सब कह भी रहे हैं कि जी ये हाँ इस तरह की बैन लगेगी, आर्मी चीफ के सफर पे लगेगी, तो ये हम करा रहे हैं। तो ये चीजें अभी कोई दूसरा मिलेगा, जुमेरात को कोई सियासतदानों को मिलने देते हैं या अगले मंगल को मिलते हैं, कोई नया बयानिया आएगा, यही मसला बना हुआ है इस वक्त इन सब का आपस में। और यानी कि बानी पीटीआई की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ही पार्टी के अंदर काफ़ी मसाइल खड़े कर रहे हैं। और ये देखने में भी आ रहा है कि जो सीनियर क़यादत, अगर पंजाब की भी बात करें तो उनको जिम्मेदारियां सौंपी नहीं जा रही हैं। आलिया हमजा साहिबा को पंजाब की क़यादत सौंपी जा रही है कि जो डिसीजन लेंगी पंजाब में वो आलिया हमजा लेंगी। बिल्कुल, देखें ना, हमाद अजहर साहब के ऊपर पार्टी के अंदर से आ रहा है कि आप क्यों छुपे हुए हैं। अब जब उनको यकीन हो गया कि मेरे हाथ से सब चीजें निकलने जा रही हैं तो उनके बुजुर्ग वालिद जो है वो कल खान साहब के लिए जेल की तरफ आ गए। उनको पत्थर भी लगा, वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई के वर्करों का लगा, वो कह रहे हैं पुलिस का लगा, लेकिन वो भी तब आए ना, एक बुजुर्ग सियासतदान है, बड़े उम्र रसीदा हैं, तो वो बेटे की शायद सियासत को ही बचाने आए थे ना। तो वो तो अब जा रही याद से कि आलिया हमजा के लिए उन्होंने मैसेज दिया। ये कल बैरिस्टर गौर ने बात बताई थी कि हाँ वो आलिया हमजा को सुपुर्द कर रहे हैं। अब आलिया हमजा के ऊपर जो सख्ती आएगी तो बाकी क़यादत कौन सी साथ खड़ी होगी, क्योंकि जब वो ऑर्गेनाइज करेंगी तो फिलहाल तो स्टेट उनको सियासत में भरपूर हिस्सा देने से रोक रही है, वो कोई पॉलिसी तो अभी तब्दील नहीं हुई। ठीक है राम साहब, जिस तरह से केपी में भी सिचुएशन अगर अभी देख रहे हैं जहां पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मौजूद है, जो इश्यूज़ का सामना वहां पर अली मीन गंडापुर को करना पड़ रहा है, आतिफ खान के साथ जो एक नोक झोंक वाला मामला उनका हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको लगता है कि अब वहाँ की आवाम भी कहीं ना कहीं मतनफ़र हो रही है कि काम भी नहीं हो रहे हैं? पार्टी के अंदर भी अगर हम सीनियर क़यादत को देखें वो भी आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं, बानी पीटीआई को जेल से निकालने में भी उनकी सीनियर लीडरशिप नाकाम है, तो कहीं ना कहीं आवाम का भी जो एक जो हम देख रहे थे कि बानी पीटीआई को या पीटीआई को सपोर्ट करते दिखाई दे रही थी, अब उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। सॉरी, आप सवाल दोबारा दोहराएंगे? आवाज जी आमिर साहब, मैं ये कह रहा था कि जब हम केपी में देखते हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर आतिफ खान की या अगर दूसरी लीडरशिप के हवाले से बात की जाए, अली मीन गंडापुर को लेकर वहां पर काफ़ी इश्यूज़ हैं, आपस में जो झगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि अवाम भी मुतनफ़र हो रहे हैं अब इन तमाम चीज़ों से कि काम भी कोई नहीं हो रहा, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, साथ ही साथ बानी पीटीआई की जो रहाई है वो भी मुमकिन नहीं हो पा रही? देखें, जो पीटीआई का फॉलोअर है वो इमरान खान के साथ लगा हुआ है, उन्हें इनकी लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुतनफ़र हैं या नहीं है, वो अपने पार्टी के लीडर के जेल में होने पे बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, और जाहिर है उसके ऊपर ये सवाल ज़रूर उठता है कि हमारे जो बाहर लोग मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जो भी लड़ रहे हैं वो इमरान खान का नाम लेके उनके नाम की माला जपते हैं और दूसरे के ऊपर झपटते हैं। तो ये देखने की बात है कि खान साहब कब फाइनल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कभी वो कहते हैं इसको वजीर ले लो तो वो लिया जाता है, कभी वो कहते हैं इसको ना लो, उसको रोक दिया जाता है, इसको कहते हैं कि ले लो, नहीं लिया जाता। तो आपस में लड़ाई झगड़े, जो एहतसाब कमेटी बनाई उसने भी पार्टी के पोल खोल दिए, करप्शन को सिस्टमाइज करार दिया। जो नोटिस अब तक अपनी पार्टी के लीडरशिप के ऊपर एक दूसरे ने, कुछ ने रिटर्न और कुछ ने जुबानी किए हैं कि कुछ तो गड़बड़ है जिसको छुपाया भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है। तो अल्लाह करे कि बेहतर हो और अली मीन गंडापुर साहब को सियासत, जहां पे वो पहला साल उन्होंने वफाक पे हमलों की सूरत में गुजारा, अब वो साफियों से भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बताते हैं कि हमने ये रेवेन्यूज इकट्ठे किए हैं, तो आम आदमी को मुतमईन करें ना। वहां पे अभी कल ही मैं शेरपाव साहब का ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे थे कि साउथ ऑफ केपी में, यानी जो डेर इस्माइल खान है और इनका अली मीन गंडापुर का हल्का है, कि वहां अगर तरक्याती फंड्स खर्च हो सकते हैं तो चित्राल और इस साइड पे क्यों नहीं हो सकते। मतलब एक बुजुर्ग सियासतदान है, वो केपी की बड़ी शख्सियत है, वो इलाके के लोगों के लिए मुतफिक्र हैं कि उनकी तरफ फंड्स क्यों नहीं जा रहे। अली मीन गंडापुर को इस तरफ देखना चाहिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजज़ियाकार आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जारी जो सियासत है सीनियर लीडरशिप के दरमियान, वो भी खुल के अब एक्सपोज होती है हमें दिखाई दे रही है। कल का भी जो वाक़या हुआ, हमने देखा कि जब बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार किया गया, वहाँ से सीनियर जो लीडरशिप थी वो भी वहाँ से गायब होगी। और उसके साथ साथ KPK में जो सूरत हाल हम वहाँ पर देखें तो वहाँ पर भी अली मीन गंडापुर को टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, सवात जो पाकिस्तान का एक मशहूर सयाहती मकाम है, इस वक्त एक अफसोसनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है। मंगोरा शहर जो सवात का मरकजी इलाका है, वहाँ पुलिस थाना बंद की हदूद में मंशियात और जुए का कारोबार बेकाबू हो चुका है। इलाके के रहायशों के मुताबिक उस्मानाबाद, ताहिराबाद, शाहदरा और बाईपास के इलाकों में सर शाम मुख्तलिफ चौराहों पर मंशियात फरोश सरेआम चर्स, आइस और शराब बेचते नजर आते हैं, जबकि थाना बंटर की पुलिस मुबैना तौर पर गफलत की नींद सो रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हारून सिराज इस वक्त मंगोरा शहर में मौजूद हैं और वो हमें वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। हारून, बताइएगा कि इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं और मकामी लोग और हुक्काम इस सूरत हाल पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? बिल्कुल जी, ये मंगोरा शहर का ताना है बंद, जिसकी हुदूद में मंशियात का कारोबार जो है वो उरूज पे पहुँच गया है और पूछने वाला कोई भी नहीं है। बाकायदा तौर पर सड़कों पर, गली मोहल्लों पर, अहम चौराहों पर बआसानी मंशियात जो है वो दस्तियाब होती हैं और ख़ासकर जो नौजवान नस्ल है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गई है और आइस का इस्तेमाल में मुब्तला हो चुकी हैं। जो बंड ताने की हुदूद है उसके मुख्तलिफ इलाके जो हैं, जिसमें ताहिराबाद, उस्मानाबाद, बंड, वोत के बाईपास और फिजाकट के इलाके शामिल है, जो कि मंशियात का गंड बढ़ते चले जा रहे हैं। और जबकि मुताल्लिका थाना जो है उनकी पुलिस कोई इक़दामात करते हुए नज़र नहीं आ रही। उनके साथ बाकायदा तौर पर ये मालूमात मौजूद है कि कौन मंशियात फरोश है और कौन ये मंशियात फरोश कर रहा है, लेकिन अब तक उन पर पुलिस की जानिब से किसी किस्म का हाथ अभी तक नहीं डाला जा रहा है। इसके जानिब इंतहाई ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो स्कूल जाने वाले तलबा हैं, यहाँ पे कुछ होटल्स कायम हैं जिनके आखिरी फ्लोर पर कुछ मखसूस कमरे हैं जहाँ पे जुए के अड्डे भी कायम हो चुके हैं, मंशियात फरोशी की अड्डे भी कायम है और सबसे बढ़कर जिस्म फरोशी के अड्डे भी कायम है। जो नौजवान है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से जो तलबा है, वो सुबह स्कूल के बजाय इन होटल्स की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे उनको जिस्म फरोशी भी दस्तियाब होती है और नशे के लिए आइस भी दस्तियाब होती है और दीगर जो नशावर चीज़ें और जुए के अड्डे हैं वो भी दस्तियाब है। तो वो स्कूल के बजाय इन मंशियात के अड्डे और जिस्म फरोशी के अड्डे का रुख कर रहे हैं, जो कि तबाही के जानिब गामजन है। मंगोरा के शहरियों ने DIG मालाकंड डिवीजन, DPO स्वात और IG खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया है कि जो उनका विजन है कि मंशियात से पाक स्वात उसको अमली जामा पहनाया जाए और यहाँ पे जो मंशियात का कारोबार सरेआम खुलेआम जो अहम चौराहों पर जारी है उसके रोकथाम के लिए बंड थाने पे कोई ईमानदार शख्स तैनात किया जाए ताकि ये सिलसिला जो है वो रुक सके। और इसके अलावा हमने पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए थाना बंद के SHO से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने इस मामले पर कोई जवाब अब तक नहीं दिया। बहुत शुक्रिया हारून सिराज, हमें अपडेट कर रहे थे मंगोरा की सिचुएशन के हवाले से, जहां खुलेआम इस वक्त हम देख रहे हैं कि मंशियात का कारोबार किया जा रहा है और इंतजामिया इस वक्त गफलत की नींद सो रही है। आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन, आज के मॉर्निंग शो में हम एक ऐसे मेहमान को खुशामदीद कहने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ मेडिकल की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि इंसानियत की खिदमत में भी एक नई मिसाल कायम की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अब्बास, जो पाकिस्तान के वाहिद बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब अब तक 100 से ज़्यादा गरीब बच्चों का कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और इन बच्चों को नई ज़िंदगी दे चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम इनसे जानेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, कब ये ज़रूरी होता है, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त या कम लागत इलाज क्यों इतना ज़रूरी है, पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अगर हम सहूलियात के हवाले से बात करें या चैलेंजेस के हवाले से बात करें तो वो क्या चैलेंजेस हैं, ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ों की और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगी किस तरह की होती है, किस तरह से उनकी लाइफ गुजरती है, और सबसे बढ़कर कि वो कौन सी बीमारियाँ हैं जिनसे बचाव करके हम अपने बच्चों को इस पेचीदा इलाज से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब से हम इन तमाम बातों पर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर नासिर अब्बास का हम खैर मकदम करते हैं और उनसे सीखते हैं कि ज़िंदगी बचाने के इन सुनहरे राजों के बारे में किस तरह से हमें अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है क्या और ये किस वक्त ज़रूरी होता है? असल में ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि बोन मैरो क्या है। ठीक है। बोन मैरो हमारे जिस्म का एक ऑर्गन है, जिस तरह हमारी आँख एक ऑर्गन है, कान एक ऑर्गन है, ज़बान, हार्ट, दिल, जिस्म के जितने भी हिस्से हैं एक ऑर्गन है। तो बोन मैरो भी हमारी हड्डी के अंदर, बोन के अंदर जो मिक जिसे हम कहते हैं वो एक पूरा ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, उसकी इस्तेमाल है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन इस तरह है कि वो बहुत कुछ बना रहा है।
हमारा पूरा ब्लड वो बना रहा है, खून की चीज़ें वो बना रहा है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को वो कर रहा है, कुछ हमारे बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लाजिम है वो बोन मैरो बना रही है। ठीक है। अगर किसी भी वजह से बोन मैरो में प्रॉब्लम हो तो क्या होगा, हमारे खून के प्रॉब्लम्स होंगे, मसलन थैलेसीमिया कि बोन मैरो काम तो कर रही है लेकिन अच्छा खून नहीं बना रही, वो खून कुछ अर्से बाद ज़ाया हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया कि बोन मैरो काम ही नहीं कर रही, या ब्लड कैंसर, जो ब्लड कैंसर है असल में बोन मैरो की ही बीमारी है कि वहाँ पे कैंसर के सेल हो जाते हैं और ब्लड कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस तरह क़ुव्वत मुदाफ़त, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम ही नहीं होता, हर वक्त उनको इन्फेक्शन होता रहता है, इन्फेक्शन होता रहता है। वजह क्या होती है कि बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही और वाइट सेल, क्योंकि वाइट सेल ऐसा नहीं बना रही जो हमें क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम प्रोवाइड कर सके। तो बोन मैरो एक ऑर्गन है जो कि बहुत सारे मल्टी फंक्शंस कर रही है। अगर इसमें से कोई भी फंक्शन बोन मैरो ना कर सके किसी भी वजह से, तो इसका हल एक ही होता है कि हम किसी और इंसान की बोन मैरो लें और इस इंसान में जो कि बीमार है, ये बच्चा या बड़ा, उसमें इसको ट्रांसप्लांट करें। देखें, बोन मैरो का ऑर्गन है, ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि किसी एक जगह से चीज़ लेके ऑर्गन को दूसरी जगह, हेयर ट्रांसप्लांट एक जगह से हेयर लेना दूसरी जगह, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट, किसी एक इंसान से किडनी लेना दूसरी जगह किडनी लगाना। तो बोन मैरो भी ऐसी है, किसी एक इंसान से बोन मैरो ली जाती है और दूसरी जगह की जाती है, मगर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क मैं इस आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ज़रूर बताना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट अगर हम करते हैं तो जिस इंसान से हम किडनी लेते हैं उसमें अब 2 में से 1 किडनी रह गया, बिल्कुल एक कम हो गया उसका, ठीक है। सेम लिवर ट्रांसप्लांट अगर हम किसी का करते हैं तो उसमें आधा लीवर लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं और दूसरे इंसान में लगाते हैं। लेकिन बोन मैरो कुदरत ने वो चीज़ रखी है कि अगर हम किसी इंसान से ले भी लेते हैं तो कुदरत अगले ही दिन दोबारा बना देती है। तो इसलिए तो ये सेफ है। इस ट्रांसप्लांट में डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डोनर में कोई कमी इस किस्म की नहीं होती कि जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो। मगर इस ट्रांसप्लांट की वजह से मरीज जो है, जो कि ऐसी बीमारी का शिकार है कि जो ट्रांसप्लांट के बगैर उसमें ज़िंदगी की कोई और ऑप्शन नहीं है, वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जैसा भी आपने बताया कि ये तमाम इश्यूज़ हैं, इनको अगर हम हाईलाइट ये हो जाते हैं फिर हमारा बोन मैरो काम करना छोड़ देता है, लेकिन हमें ये पता किस तरह से चलेगा, इसका स्पेसिफिक कौन सा टेस्ट है? जी, मैंने बताया ना कि सबसे पहले डिपेंड करता है कि अगर किसी भी शख्स में खून की कमी हो रही हो बचपन से, ठीक है, उसको बार बार इन्फेक्शन होते चले जा रहे हैं, दूसरी बीमारी, या उसकी ब्लीडिंग बार बार होती रहती है, ज़रा कट लगता है, बच्चे हमारे पास आते हैं, सर्कमसिजन हुआ, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, या कोई बड़ा हमारे पास खातून आती है कि साइकिल स्टार्ट हुए हैं, रुकते ही नहीं है, बहुत ब्लीडिंग होती है, तो कोई भी ऐसी चीज़, या ब्लड कैंसर कि जिसमें नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए, हम लोगों ने टेस्ट किया तो उसमें ब्लड कैंसर आना शुरू हो गया, या कुछ बच्चों में एंजाइम्स की डेफिशिएंसी, अगर ये अलामात आने शुरू हो जाएं, खून की कोई भी, ब्लीडिंग का होना, नील धब्बों का बहुत ज़्यादा पड़ना, खून की कमी का शिकार हो जाना, या बार बार इन्फेक्शन का शिकार होना, ये अलामत हो सकती है कि बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन नहीं करी, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और फिर प्रॉपर इलाज किया। ठीक है। और इसका सक्सेस रेशो क्या है? देखिए, डिपेंड करता है कि जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट, देखिए मैंने पहले भी बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ उन बीमारियों में किया जाता है कि अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो सर्वाइवल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो सर्वाइवल नहीं है। तो यानी कि ये एक आखिरी स्टेज की इलाज है कि इसके बगैर, इसके जब हम क्या समझते हैं कि इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कामयाबी कि डोनर देने वाला कौन है। अगर देने वाला बहन भाई हो तो हम पेरेंट्स को यही बताते हैं, फैमिलीज़ को बताते हैं कि देने वाले में कोई मसला नहीं होता। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि पेरेंट्स डर रहे होते हैं कि जी मेरा बच्चा ये वाला तो बीमार है, देने वाले को कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए हम बताते हैं उसे कुछ नहीं होना। तो अगर बहन भाई देने वाला मैच कर जाता है तो तकरीबन कोई 90% कामयाबी के चांस है, 90%, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाबी के चांस है। ठीक है। अगर किसी वजह से बहन भाई मैच नहीं करता तो फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास रह जाती है कि हम मैच फैमिली से ढूंढ लेते हैं। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो चाचा मामू भी हो सकते हैं, खालो पप्पी भी हो सकती है, कोई भी और हो सकता है, अगर वो मैच कर जाए। अगर खुदा ना खासा वो भी मैच नहीं करता तो फिर तीसरी ऑप्शन होती है हम कहीं बाहर से मैच लें, जो कि पाकिस्तान में फिलहाल हमें इजाज़त नहीं है, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोग ऑर्गन बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम हेप्लो ट्रांसप्लांट की ऑप्शन यूज़ करते हैं, जो हम रेगुलर कर भी रहे हैं कि हम माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे के साथ आधे मैच होते हैं, बड़े के साथ भी आधे मैच अमूमन बहन भाई होती हैं, तो फिर हम हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, मगर फिर कामयाबी के तनासुब 90% के बजाय कुछ 75%। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस इलाज की जो कॉस्टिंग है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितना महंगा है या कितना सस्ता है, या इसको अगर अफोर्डेबल बनाना है तो उसके क्या एक प्रोसेस हो सकता है? देखिए, जब हम ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में शुरू कर रहे थे तो हमारा सबसे प्राइम टारगेट यही था कि हम इंटरनेशनल चीज़ों को जस्ट फॉलो करने की कोशिश ना करें कि जी वो लोग ये करें तो हम ये करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी साख्त, हमारे जीन्स, चीज़ें वगैरह डिफरेंट है, और पाकिस्तान में हम लोग अगर सब कुछ वो करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जब हमने पाकिस्तान में शुरू किया, यहाँ पे ट्रांसप्लांट शुरू कर रहे थे, तो हम यही देख रहे थे कि हम वो तरीके अपनाएं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हों मगर रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क ना पड़े। रिजल्ट्स हमारे वही 90% रहे, प्लस पर हैं, मगर कॉस्ट हम कुछ कम कर सकें। मगर स्टिल कम कॉस्ट करने के बावजूद भी एक ट्रांसप्लांट तकरीबन 30 लाख तक ले जाता है।
3 मिलियन तक खर्चा आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ये ट्रांसप्लांट तकरीबन 1 माह का ट्रांसप्लांट होता है, 1 दिन का नहीं है। ठीक है, इट टेक एटलीस्ट 1 मंथ के बच्चा हमारे पास से बड़ा हमारे पास मरीज हमारे पास दाखिल रहता है, तो 1 माह में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर मरीज़ ने दाखिल रहना है तो उसकी मेडिसिन चीज़ों पर लग जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करें, अल्लाह का शुक्र है 150+ ट्रांसप्लांट कर चुके हैं कामयाबी से, तो हम लोगों ने ज़ीरो कभी पेशेंट से एक सिंगल पैनी भी कभी नहीं ली, और या उसे गवर्नमेंट पंजाब अफोर्ड करती है या डोनर अफोर्ड करते हैं, मगर पेशेंट के लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और चीज़ जो कि ट्रांसप्लांट के हवाले से ज़रा सी है कि किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में पेशेंट को सारी ज़िंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ खानी पड़ती हैं ताकि क़ुव्वत मुदाफ़त उसकी कमज़ोर रहे, मगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ये सिर्फ 1 साल की दवाई लेनी पड़ती और उसके बाद मरीज़ अपनी सारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजार सकता है। तो इसलिए अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट वक्त पे करा लिया जाए और कॉस्ट बेयर कर लीजिए और डोनर मिल, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ कि पैसों की वजह से आपका ट्रांसप्लांट इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। अगर किसी शख्स के पास पैसे नहीं है, कोई ना कोई हल निकल आएगा उसका, तो बस आप हिम्मत ये इकट्ठी करें कि डोनर अपनी फैमिली में से आने दें। अगर डोनर मिल जाता है तो ट्रांसप्लांट इंशाल्लाह हमको नौकर रास्ता निकालेंगे। और इसमें क्या कोई एहतियाती तदाबीर हैं जब भी कोई इस ट्रांसप्लांट के लिए स्पेसिफिकली जा रहा है, डोनर भी पेशेंट भी, कि उन्हें किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से फिर वो बचें? जी देखिए मैंने कहा जब ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं तो हमने फैमिली से मेंबर लेने हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी शख्स को खून की बीमारी ऐसी है जिसमें उसको खून लगता है, मसलन थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर, तो वो अपने रिश्तेदार का ब्लड ना लगवाए। ठीक है, अपने रिश्तेदार में से चचा मामू माँ बाप में से खून ना लगवाए, इसलिए कि फिर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ट्रांसप्लांट करना हमारे लिए बाज़ मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 कि अगर आपकी ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन बन गई है तो जितना जल्दी आप ट्रांसप्लांट करा लेंगे कामयाबी उतनी ज़्यादा है। और अगर आप देर करते जाएंगे, बच्चे को या बड़े को बार बार इन्फेक्शन होता जाएगा, जिगर तिल्ली बढ़ती चली जाएगी, तो सक्सेस रेट कम होता चला, तो जितना जल्दी मुमकिन हो फौरन ट्रांसप्लांट। अच्छा, अभी जिस तरह से आपने बताया कि 150 बच्चों का तकरीबन ट्रांसप्लांट जो है वो इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हो चुका है, आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इस सफ़र में सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा या एक इंस्पायरिंग मोमेंट आपके लिए क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी जब आपको जो खुशी मिलती है ना, वो ये मिलती है कि एक मरीज़, एक बच्चा, एक बड़ा, जो कि हमें पता था कि ये शायद इसके पास चंद हफ्ते भी नहीं है, और अब हमें नजर आता है कि 6 साल गुजर गए, वो नॉर्मल अपना बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो जब आपको नजर आता है कि आपकी टीम, और ट्रांसप्लांट एक शख्स की काम नहीं होता, आपकी पूरी टीम होती है। प्रोफेसर ताहिर शमसी साहब हमारे टीचर थे, वो हमारे साथ यहाँ पे थे, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और एक पूरी टीम का काम होता है। तो जब वो टीम पूरी देखती है कि वो शख्स, वो बच्चा या बड़ा जो कि बिल्कुल ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पे था और आज वो नॉर्मल है, तो आपका वैसे ही हौसला बहुत बढ़ जाता है और आपको मिलता चला जाता है। चैलेंजेस ज़ाहिर बात है, हम दुनिया में सिर्फ, मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान में नहीं है, इवन यूएसए में हम तो वहाँ पे भी चैलेंजेस होते हैं, मेडिसिन नहीं मिलती, बाज़ औक़ात शॉर्ट हो जाती है मेडिसिन क्योंकि इंपोर्ट हो रही होती है, तो ये चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अगर विल होती है तो रास्ते भी निकल आते हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे बाज़ औक़ात मुझे फील होता है कि ट्रांसप्लांट करना हमें ज़्यादा ईजी हो जाता है कि लोग हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, डोनर्स, तो हमें इस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल वैसे ट्रांसप्लांट की आप इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम इक्विपमेंट वाइज देखें, फैसिलिटी वाइज देखें, सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में तो नहीं होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में फैसिलिटी हो, अदरवाइज फिर हम देखते हैं कि एक ही हॉस्पिटल पर पूरे पंजाब का या फिर पूरे पाकिस्तान का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, देखिए, उस हवाले से आपको लगता है कि उतना काम हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में तो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, पाकिस्तान में 2-3 सेंटर और भी हैं जहाँ प्राइवेट सेक्टर में तो हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो रहा। रिसेंटली भी किलाई ने भी शुरू किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है, खमसिन गवर्नमेंट भी है, उसने गवर्नमेंट में शुरू किया और उसने जिन्ना इंस्टीट्यूट में शुरू किया, तो अब ऐसा ऐसा लोगों में शऊर आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, लोग घर गए हैं, उसकी वजह से रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। हम देखें, बड़ा क्लियर कहते हैं, शुरू में हमें रिसेंट से आ रही थी कि कुछ लोग हमें गवर्नमेंट्स भी और कुछ ये कहती थी कि क्यों ट्रांसप्लांट करने, बचना नहीं है। हमने जब रिजल्ट्स दिखाए कि बच सकते हैं, फिर उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन होनी चाहिए। आई एग्री कि थैलेसीमिया के मरीज़ में प्रिवेंशन ही होनी चाहिए कि बच्चा पैदा ही ना हो, लेकिन अगर पैदा हो गया है तो अब उसका इलाज तो होना चाहिए, वरना ज़ाहिरी बात है एक जो मरीज़ होते हैं ना इन बीमारियों के, चाहे वो ब्लड कैंसर के हों, चाहे वो थैलेसीमियास के हों, चाहे एप्लास्टिक एनीमिया या किसी भी खून की बीमारी के, इन पे अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो 2-3 साल में इतना खर्चा हो जाना जो ट्रांसप्लांट से ज़्यादा एक्सीड कर ज़्यादा होगा। उससे बहुत बेहतर होता है कि आप वक्त पे ट्रांसप्लांट करा लें, बस सिर्फ एक हिम्मत करें कि डोनर को सिलेक्ट करने में ज़रा वो करनी पड़ती है, वो हिम्मत कर लें तो वो बच्चा और वो बड़ा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा, इसमें जैसे आपने पहले भी कहा कि डोनर के लिए तो फिर ये कम्प्लीटली सेफ है, डोनर को तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं घबराते हैं, हम तो खून देते हुए घबरा रहे होते हैं। देखिए, डोनर को उतना ही खतरा है जितना किसी शख्स को सड़क पे निकलने पे है कि यार किस्मत ही खराब है तो और बात खराब थी, अदरवाइज जो है फिर तो देखें ना, देखिए खतरा तो आपको पता है ना कि सबसे बड़ा जो डेथ की कॉज है दुनिया भर में वो ट्रॉमा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं।
तो फिर इस खौफ से फिर हम सड़क पर भी ना निकलें। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हमने जितने ट्रांसप्लांट किया, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कभी डोनर कभी कुछ नहीं हो, और इंटरनेशनल भी अक्सर नहीं होता, शाज़ नाज़िर कोई और वजह हो जाए तो और वजह हो सकती है, अदरवाइज डोनर को नहीं। तो इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है डोनर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सेफ है, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वक्त पे ट्रांसप्लांट हो जाए तो मोर देन 90% सक्सेस है, जो ठीक है। और अभी हमारे जो लॉज हैं वो यही कहते हैं कि जो भी डोनर हो वो आपके फैमिली में से ही, जी तमाम आउट ऑफ द फैमिली अभी शायद इसको कंसीडर नहीं किया अभी नहीं, उसकी वजह से 2 रीजन हैं। एक रीज़न तो यह है कि आपको पता है कि किडनी बेचने की वजह से लॉस है, स्पेशल परमिशन ली जा सकती है, लेकिन ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि अब हेप्लो ट्रांसप्लांट आ गया। हेप्लो ट्रांसप्लांट इज हाफ मैच ट्रांसप्लांट जो फैमिली से मिल जाता है, माँ बाप बहन भाई, हाफ मैच तो अक्सर लोगों से तो अब क्योंकि वो ऑप्शन मिल गई है तो हमें फैमिली से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक हो गया। और अगेन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें, जैसे आपने बताया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो ये बिल्कुल फ्री हो रहा है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो इसकी अमाउंट है स्टिल अफोर्डेबिलिटी होते हुए भी कई लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लग रहा होगा, तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाएगा? लेकिन टेक्निक्स बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, नई सर चीज़ें आ रही हैं, तो कॉस्ट बेहतर हो सकती है, लेकिन हम जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि फाइनेंशियल डॉलर चीज़ों वगैरह पे बहुत, क्योंकि अक्सर मेडिसिन चीज़ें वगैरह इंपोर्ट हो रही होती हैं, तो कम किया जा सकता है। मैं जो आपको बताऊँ ना एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ, मगर मैं आपको बताऊँ कुछ ट्रांसप्लांट ऐसे भी हम लोगों ने किए जो शायद 10-15 लाख में भी हो गए, कुछ ट्रांसप्लांट ऐसे भी हैं, तो इसलिए मैंने आपको एवरेज कॉस्ट बताई है जो कम भी हो सकती है। और लेकिन अगर हेप्लो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं उसमें कॉस्ट अच्छी मिल जाती है, क्योंकि फुल मैच नहीं होता, हमें डिसेंसिटाइज करना पड़ता है बाज़ औक़ात, तो कॉस्ट बढ़ जाती है उसके अंदर। लेकिन स्टिल पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी कौम जो मैंने देखा ना कि उसमें एक अच्छी बात यह है कि वो अगर उनको लगता है कि रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर उनको लगता है कि उनका पैसा सही जगह सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई देती है। और आफ्टर ट्रांसप्लांट डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने कहा कि 1 साल तक तकरीबन मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू करनी पड़ती है, क्योंकि हमने नया ऑर्गन डाला है ना, तो अब नया ऑर्गन बॉडी कबूल नहीं कर रही होती, इसी तरीके से वो ऑर्गन भी बाहर से आया हुआ है वो भी जिस्म को कबूल नहीं कर रहा होता, तो उनको समझाने में दोनों मेडिसिन वो फिर रोल अदा करती है, मेडिसिन वो रोल अदा करती है, कुछ टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखते हैं, तकरीबन 1 साल के बाद जिस्म भी आदी हो जाता है, वो ऑर्गन भी आदी हो जाता है और पेशेंट नॉर्मल जिंदगी। और विद इन अ ईयर उस पेशेंट को कोई स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना हो, वो कौन सी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि उस टाइम दरमियान में पेशेंट्स को हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स का मतलब ये होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने वाली मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो इन्फेक्शन लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि जो ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, ये जो बच्चे इम्यूनोसप्रेसेंट्स में, एक तो उनके घर वालों को किसी बच्चे को पोलियो कतरे वगैरह ना पिलाए जाएँ, क्योंकि इसमें चांस होगा कि ट्रांसमिट ना हो जाए। दूसरे नंबर पर ये कि उस बच्चे को खतरा नहीं है, आम बच्चे को खतरा नहीं, मगर इसको थोड़ा खतरा हो सकता है। हम ये कहते हैं कि अगर घर में कोई बीमार है तो उसके ज़्यादा करीब ना आए, इन्फेक्शन है तो उसको ज़्यादा करीब ना आए, खुदा ना खास्ता इस मौके पे इसे इन्फेक्शन हो गया तो फिर जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो सकती है और मरीज की जान को खतरा हो सकता है। और जितने भी अब आपके ट्रांसप्लांट रहे, आपने कहा कि सभी कामयाब रहे हैं? नहीं, मैं सब नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र है हमारे तक मैक्सिमम नंबर अगर हम कहें, तो उसके बाद पेशेंट की या उनके खानदान की जिंदगियों में क्या पॉजिटिव आपने फिर एक वो देखा, क्या पॉजिटिविटी? देखिए एक सन्ना ये जो मैंने बताई ना, बीमारियां सारी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती हैं, जानलेवा बीमारियां होती हैं, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी एक घर में एक बच्चा या बड़ा भी ऐसी बीमारी का शिकार हो। आप खुद अंदाज़ा कर लें, मेरे घर में कोई ऐसा शख्स हो कि जिसको सारी ज़िंदगी खून लगना या ऐसी बीमारी है जो हमें पता है या किसी वक्त भी ये जान से हाथ धो बैठ सकता है, तो हमारी मेंटल स्ट्रेस क्या होगा, हमारे फाइनेंसेस क्या होंगे, ना आप कारोबार कर सकेंगे, ना काम कर सकेंगे, ना हम कुछ और काम कर सकेंगे। यूँ ही ट्रांसप्लांट होता है, बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाता है या बड़ा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाता है, तो अंदाज़ा कर सकते हैं वो अपना नॉर्मल खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपना बिजनेस कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, नॉर्मल स्कूल जा रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, तो वो एक नॉर्मल है, फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो कहाँ पे हर वक्त एक खतरा लगा हुआ है कि जान से बात हो सकता है, और कहाँ हम उस बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं, कहाँ हम उस बड़े को अपने कारोबार में भेज रहे होते हैं, तो वो एक जो खुशी का और सेटिस्फाई होने का लेवल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ी वो ये है कि अवेयरनेस नहीं होती है हमारे यहाँ। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, या आप जैसे डॉक्टर्स भी हैं जो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है? सेकेंडली, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, किस तरह से कंसल्टेशन के लिए आपको वो अप्रोच कर सकते हैं? क्या एक प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है? देखिए मैंने कहा चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा एवरी वेडनेसडे हमारा ओपीडी होते हैं, हम नए पेशेंट्स को एवरी वेडनेसडे वो करते हैं, और बाकी दिनों ज़ाहिर बात हमने ट्रांसप्लांट्स करने चीज़ें करनी है। आहिस्ता आहिस्ता हम टीम को एक्सपेंड करें तो हमारी डेज में इंशाल्लाह बढ़ते चले जाएंगे। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट भी की है कि हमारा वेटिंग टाइम तकरीबन उनको 10 साल तक का वेटिंग टाइम है, तो इसको एक्सपेंड भी किया जाए यूनिट को, ताकि हम और लोगों को एडजस्ट कर सकें, लोगों की ट्रेनिंग भी हो सके, क्योंकि लोग ट्रेन होंगे तो फिर बाकी सेंटर्स में जाके कहेंगे ना, लोग ट्रेन ही नहीं है अभी। इसमें हमें स्पेशलाइज नर्सेज चाहिए, स्पेशलाइज डॉक्टर्स चाहिए। तो एक तो हम लोग ये काम करें कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट भी करें कि हम एक्सपेंड करें ताकि हम लोगों को ट्रेन कर सकें और पेशेंट्स का
उसका इलाज कर सकें। फ़िलहाल हमारे पास एवरी वेडनेसडे जिसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर ये है कि बस मैं लोगों को सिर्फ एक पैगाम देता हूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना वक्त ज़ाया करेंगे, ठीक है, आप उतना उस बच्चे की जान को भी ख़तरे में डालेंगे। और आपके इंशाल्लाह हमें होता है कि डोनर की तरफ से परेशान ना हुआ करें, हमें कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा पाकिस्तान में रहते हुए मसला ये होता है कि ये दादी नहीं मान रही थी, नानी नहीं मान रही थी, चचा नहीं मान रहे थे, ये टैबू है जिसको खत्म करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये लग जाए कि यार एक बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा तो अल्लाह आसानी करे, दोनों बच्चे खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट डॉक्टर नासिर बुखारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी हमें गाइड किया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेफ़ है, डोनर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी। और यकीनी तौर पर अगर हमें किसी की ज़िंदगी बचानी है तो ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। विद इन द फैमिली आप वो डोनर अरेंज भी कर सकते हैं। और ये जो हमारी फैमिली में टैबूज़ मौजूद हैं इनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आने वाला दौर मसनूई ज़हानत यानी AI का होगा और इसमें महारत हासिल करना मुस्तकबिल के करियर के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल हो सकता है। अगर आप भी इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना चाहते हैं लेकिन आपके जहन में ये सवाल है कि कहाँ से शुरू किया जाए और इसमें महारत सीखने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो फिर खुशखबरी ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस हवाले से एक शानदार मौका फराहम किया है। माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से ग्लोबल AI स्किल्स फेस्टिवल का ऐलान किया गया है जिसमें दुनिया भर के अफराद को AI की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। ये 50 रोज़ा प्रोग्राम 8 अप्रैल से 28 मई 2025 तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम का मकसद वो लोग हैं जो AI की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल सतह पर इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं कि ये मुस्तकबिल में रोज़गार के मौके किस तरह से पैदा कर सकता है और कैसे इसे मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। दरअसल दुनिया भर में अगर हम देखें, दफातर और कारोबारी माहौल में तेज़ी से तब्दीली आ रही है क्योंकि AI टूल्स ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इनका इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। कंपनीज़ और इदारे ऐसे अफराद की तलाश में हैं जो इन AI टूल्स को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। आपको किसी भी टेक्नोलॉजी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के तमाम अफराद इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और आपको इसमें शामिल होने के लिए कोई भी माली बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? इसके लिए बहुत आसान है कि आपको बस माइक्रोसॉफ्ट के AI स्किल्स फेस्टिवल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, चंद मिनट में अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 50 रोज़ा प्रोग्राम तक रसाई मिल जाएगी जिसमें आप शामिल होंगे और जिसमें आपको मिलेंगे लाइव सेशंस, ऑन डिमांड मवाद होगा, ये कम्युनिटी इन्वेस्टेड ट्रेनिंग सेशंस होंगे, 40 से ज़ायद ज़बानों में दस्तयाब होंगे और हर सेशन तकरीबन 45 से 60 मिनट का होगा जो आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी में मुनासिब वक्त निकालने के लिए बिल्कुल आसान है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रोग्राम को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए एक पॉइंट पर मबनी सिस्टम भी मुतारिफ़ करवाया है जिसके ज़रिए आपकी जो पेशरफ्त है उसको मुख्तलिफ चैलेंजेस के ज़रिए ट्रैक किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस प्रोग्राम को मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से आपको मुफ्त में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी का एतराफ़ भी होगा। तो मेरा ख्याल है आपको इस हवाले से बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब AI का ही ज़माना है। आप भी अगर AI की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और अपने करियर को नए उफ़क़ तक ले जाना चाहते हैं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का ये जो मुफ्त प्रोग्राम है ये आपके लिए एक शानदार मौका है। इसमें रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो अपनी लाइफ है उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये एक अच्छा मौका है जो एक बड़ी कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरा ख्याल है कि AI को समझने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म भी कोई नहीं होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।